हाँ जी बच्चों, तो आज हमने क्या करना है? आज हमने करना है सर डिविडेंड। मैंने आप लोगों को बताया था कि दो चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे पास में। क्या? एक तो सर गिफ्ट और दूसरे डिविडेंड। चैप्टर की शुरुआत में मैंने बताया था। अब ये जो है हमारे पास में आज हम डिविडेंड करने वाले हैं। और डिविडेंड किस तरीके से टैक्सेबिलिटी के दायरे में आता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आता है। अच्छा, कुछ चीजें जो यहाँ पे हमारे पास में है कि डिविडेंड के बारे में, वो मैं आप लोगों से जरा शेयर करना चाहूंगा। एक सेकेंड ठहरिएगा। हाँ, यहाँ पे ये मैंने लिखा था और इसको आप नोट कर लीजिए। ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ बेटा, ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। देखिए लिखा क्या है सबसे पहले तो, ठीक है? चाहे किसी भी तरीके की पिक्चर हो ये, लेकिन मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लिया था क्योंकि मेरे को जो है दूसरी क्लास के लिए जरूरत थी। तो अब यहाँ पे लिखा क्या हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है सर हमारे पास में, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेसिस ऑफ चार्ज। बेसिस ऑफ चार्ज का मतलब है जी किस तरीके से डिविडेंड को हम टैक्सेबिलिटी के दायरे में देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है हमारे पास में कि डिविडेंड अगर रिसीव हुआ है फ्रॉम एनी कंपनी, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो फॉरेन कंपनी हो, इज टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट्स, यानी कि स्लैब रेट्स। कोई स्पेशल रेट्स इसके ऊपर नहीं लगेंगे, कोई स्पेशल रेट इसके ऊपर नहीं लगेंगे। और किसके हाथ में टैक्सेबल होगा सर? शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा। शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा। नंबर वन पॉइंट हम लोगों ने ये लिख रहना है कि चाहे डोमेस्टिक कंपनी से मिले चाहे फॉरेन कंपनी से मिले, वो टैक्सेबल होगा शेयर होल्डर के हाथ में नॉर्मल यानी कि स्लैब रेट से। सर हमने तो सुना है शेयर होल्डर के हाथ में डोमेस्टिक कंपनी से जो मिलता है वो एग्जम्प्ट होता है। देखेंगे, थोड़ी देर में देखेंगे। अभी हम उसको टैक्सेबिलिटी के दायरे में ला रहे हैं। टैक्सेबल होगा तभी एग्जम्प्ट होता है जी। ठीक है, चलो यहाँ पे हमने देख लिया नंबर वन पॉइंट, किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। नंबर टू पॉइंट, however dividend distributed by domestic company before 1/4/2020 and received by shareholder on or after 1/4/2020 and on which tax has been paid by company under section 115O, that is 15%, would be exempt in the hands of shareholder। बात समझ में आई मेरी? हमने ये बोला पहले पॉइंट के अंदर, हमने ये बोला पहले पॉइंट के अंदर कि सर डिविडेंड चाहे फॉरेन कंपनी से मिले चाहे डोमेस्टिक कंपनी से मिले, वो टैक्सेबल है। टैक्सेबिलिटी के दायरे के अंदर लेके आए हैं हम उसको, शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है। लेकिन अगर किसी डोमेस्टिक कंपनी ने, फॉरेन कंपनी का नाम नहीं लिया यहां मैंने क्या बोला? मैंने बोला डोमेस्टिक कंपनी ने, अगर डोमेस्टिक कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है बिफोर 1/4/2020 और शेयर होल्डर ने इसको रिसीव किया है 1/4/2020 के बाद या 1/4/2020 को, ठीक है जी, जिसके ऊपर कंपनी ने पे कर दिया है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ठीक है जी, जिसके ऊपर कंपनी ने टैक्स पे कर दिया है। ठीक है जी, जिसके ऊपर कंपनी ने टैक्स पे कर दिया है। ठीक है, और कुछ नहीं बोला मैंने, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं बोला मैंने क्या बोला? ऐसे अमाउंट के ऊपर कंपनी ने टैक्स पे कर दिया है। किसके अंदर? सेक्शन 115O के अंदर। कितना परसेंट टैक्स पे कर दिया सर? 15% टैक्स पे कर दिया है। तो ऐसा अमाउंट शेयर होल्डर के हाथ में जाकर के एग्जम्प्ट हो जाएगा। भाई सोचने वाली बात है ना, मैं कंपनी हूं, आप शेयर होल्डर हैं, मैंने ही टैक्स पे कर दिया आपके पास भेजने से पहले, तो आपके हाथ में टैक्सेबल होगा ही नहीं। उस चीज के ऊपर तो पहले ही टैक्स लग चुका है। एक ही इनकम के ऊपर दो बारी टैक्स थोड़ी ना लगेगा। ओके, अच्छा, एक पॉइंट और जो नीचे लिखा हुआ है, लिखा है डिविडेंड आर ऑलवेज टैक्सेबल अंडर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। चाहे हम इसको स्टॉक इन ट्रेड रखें चाहे हम इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए रखें, यानी कि मेरा काम ही है जी डिविडेंड रिसीव करना, बिजनेस इनकम है मेरी। मैं दूसरी कंपनियों के क्या खरीद लेता हूँ? दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद लेता हूँ। ठीक है जी, यही बिजनेस है मेरा, और कोई काम ही नहीं आता सर मेरे को। ठीक है जी, तो इसको स्टॉक एंड ट्रेड रखा हुआ है मैंने, या फिर मैंने फर्दर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कोई शेयर खरीद के रखे हुए हैं। भाई ठीक है, मेरे को मेरी बेटी को एमबीए कराना होगा, तब मुझे 50 लाख रुपए की जरूरत होगी, तो मैंने आज 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए शेयर्स के अंदर। वैसे मेरा काम क्या है? पढ़ाने का काम। ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट पर्पस है। इन्वेस्टमेंट पर्पस से रखूं चाहे स्टॉक एंड ट्रेड रखूं, दोनों ही केस के अंदर सर डिविडेंड की इनकम जितनी भी है वो कहां पे आएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आएगी। मेरा ख्याल है आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। यस सर। ठीक है जी, चलता हूं फिर।
आगे, हाँ जी, अब बात करते हैं जी इसकी डिविडेंड की बात अब करते हैं जरा कि हम लोगों ने क्या बोला। देखो अब यहाँ पे तुम लोग देखोगे बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है तुम्हारे पास में, पॉइंट वाइज दिया हुआ है। कहता है डिविडेंड एक्सेप्ट डिविडेंड अंडर सेक्शन 115 ओ, ठीक है जी। इसके ऊपर टैक्सेबिलिटी की बात बताइए कि इंटरेस्ट इनकम टैक्स रिफंड। ओहो अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक। ये जो इनकम है टैक्सेबल होती है आईएफओएस के अंदर। अभी मैं डिविडेंड के साथ में नहीं गया हूं। अभी मैं क्या बोल रहा हूं, अभी मैं ये बोल रहा हूं सर फॉलोइंग इनकम्स आर टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मैं डिविडेंड को बताने के चक्कर में ना थोड़ा सा भावुक हो गया था। अभी डिविडेंड का पार्ट शुरू नहीं हुआ है, अभी तो हम जर्नल चल रहे हैं कि क्या क्या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है, जिसके अंदर की हमने पिछली क्लास के अंदर कवर कर दिया था गिफ्ट। तो कौन कौन सी इनकम आती है सर डिविडेंड एक्सेप्ट डिविडेंड अंडर सेक्शन 115 ओ, ठीक है जी। जिसके ऊपर के कितना % टैक्स लगता है, अभी अभी बोला मैंने, डोमेस्टिक कंपनी के द्वारा 15% लग चुका होता है, ठीक है। दूसरा, कोई भी कैजुअल एंड नॉन रेकरिंग नेचर की इनकम, ठीक है। तीसरा, कोई भी अनडिस्क्लोज्ड सोर्स से इनकम। सर अनडिस्क्लोज सोर्स से इनकम का मतलब क्या हुआ, ब्लैक ब्लैक मनी, यानी कि जिसको कि हम बता नहीं पा रहे से पैसा लेके आया हूं, हाँ सर, ऐसी इनकम भी टैक्सेबल है। किसके अंदर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर, अनडिस्क्लोज सोर्स से होने वाली इनकम, ठीक है जी। एग्रीकल्चर लैंड आउटसाइड इंडिया, कृपया ध्यान दें यहां पे लिखा हुआ है जी आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया की बात की है क्योंकि ये सेक्शन 10 के अंदर आ जाता अगर हमारे पास में इनकम आ जाती एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया से, तो फिर वहां पे हम उसको एग्जाम्प्ट भी करते, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये एग्रीकल्चर इनकम कहां से आ रही है सर, नेपाल से आ रही है, पाकिस्तान से आ रही है, वहां पे मेरी जमीनें थी, ठीक है। अच्छा, एग्रीकल्चर जमीनें थी, ना कि जमीनें थी बल्कि एग्रीकल्चर लैंड थी। कोई भी एमएलए और एमपी को रेमुनरेशन रिसीव्ड होती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आती है। डायरेक्टर को कोई सीटिंग फी पे की जाती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आती है। ग्रेचुटी रिसीव्ड बाय डायरेक्टर्स, जो कि नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर है, जो कि नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर है, ठीक है जी, उसको अगर रिसीव होती है उसकी भी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आती है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है नॉन एम्प्लॉय, नॉट एज एम्प्लॉय, यानी कि नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर, क्योंकि एम्प्लॉय में आता तो कहां पे चला जाता, तो सैलरी में चला जाता, बात ही खत्म हो जाती। अच्छा, अगर किसी भी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट है ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन अंडर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होते हैं, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड भी होते हैं, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड भी होते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की बात कर रहे हैं। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या होता है सर, हम लोगों ने सैलरी के अंदर पढ़ा था, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा था वो सुन लो, ठीक है सर। हमारे पास एक फंड होता है, उस फंड को हम क्या करवाते हैं, उस फंड को हम क्या नाम है, रजिस्टर कराते हैं, किससे, कमिश्नर ऑफ प्रोविडेंट फंड से। तो वो क्या बन जाता है, यूआरपीएफ। सर यूआरपीएफ क्यों है, अब तो रिकॉग्नाइज करा लिया, फंड को हमने रिकॉग्नाइज कराया है कमिश्नर ऑफ प्रोविडेंट फंड से, तो वो प्रोविडेंट फंड तो बन गया फंड, लेकिन अभी तक अनरिकॉग्नाइज है। सर इसको रिकॉग्नाइज कराने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रिकॉग्नाइज कराने के लिए कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की रिकॉग्निशन जरूरी है। तो क्या सर मैं ये कह सकता हूं कि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या है, जो कि रिकॉग्नाइज्ड है बाय कमिश्नर ऑफ प्रोविडेंट फंड बट नॉन रिकॉग्नाइज्ड है बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, क्योंकि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने इसको वेरीफाई कर दिया, इसको रिकॉग्नाइज कर लिया, तो सर फिर उसके बाद में ये क्या बन जाएगा, आरपीएफ बन जाएगा, ठीक है सर। ये छोटी सी कहानी थी, सुनानी थी, मन कर रहा था इसलिए सुना दिया, इसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है। यूआरपीएफ के अंदर इंटरेस्ट जितना भी रिसीव होता है ना एम्प्लॉइज के कंट्रीब्यूशन के ऊपर, सर वो टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, बस इतना जानने की बात है, ठीक है जी। और देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड। हमारे को कोई भी इनकम टैक्स रिफंड के ऊपर लेट अमाउंट मिलता है ना, 0.5% मिलता है हमारे को रिफंड के ऊपर। अगर कोई रिफंड हमारा इनकम टैक्स का होता है तो उसके अंदर 0.5 हमारे को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। मैं उस इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, इनकम टैक्स रिफंड की बात नहीं कर रहा, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड लिखा हुआ है, ठीक है जी, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आएगा। सर इनकम टैक्स रिफंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर नहीं आएगा, नहीं आएगा भाई,
वो पर्सनल ऑब्लिगेशन होती है। जब हम पीजीबीपी के अंदर उसको एक्सपेंस नहीं मानते थे तो रिफंड आने पे हम उसको इनकम कैसे मान सकते हैं? नहीं आएगा सर। अच्छा, तो सिर्फ इंटरेस्ट पार्ट ही आएगा। इसके बाद क्या कहता है, मैंने कोई लॉटरी खेली, उससे मैंने कोई इनकम जनरेट की। सर कैसी बातें कर रहे हो, लॉटरी तो अलाउड ही नहीं है। ठीक है जी, वाट लगा देंगे पीएम मोदी आपकी, और केजरीवाल भी वाट लगा देंगे। नहीं भैया, लॉटरी अलाउड है, कैसीनो अलाउड है। कहां पे जाकर के देखो, गोवा के अंदर। तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी, पजल्स, हॉर्स रेस, कार्ड गेम्स, इनसे होने वाली जितनी भी इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आती है। ठीक है जी। वेकेंट लैंड पड़ी हुई थी, उससे किसी तरीके का कोई रेंट आ रहा है, दैट इज नोन एज ग्राउंड रेंट। ठीक है, अगर यही वाला पोर्शन के ऊपर बिल्डिंग बनी हुई होती और उससे कोई रेंट आ रहा होता तो सर ये चला जाता इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। लेकिन रेंट फ्रॉम वेकेंट पीस ऑफ लैंड पड़ा हुआ है, तो ये कहां पे होगा जी? टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर होगा। ठीक है जी। किसी भी तरीके की कोई भी एग्जामिनेशन फी बाय द टीचर ऑफ नॉन एम्प्लॉयर, ध्यान से सोचना, ध्यान से सीखना। एग्जामिनेशन फी, भाई मेरे को आपने एज अ टीचर अपॉइंट किया था यूनिवर्सिटी के अंदर और वहां पे इनविजिलेटर की तरह से भेज दिया, या फिर आपने पेपर चेक करने के लिए मुझे बुलाया और पेपर चेकिंग करने के लिए मुझे कुछ फीस दी, वो पढ़ाने से अलग है। तो पढ़ाने की इनकम कहाँ आएगी? पढ़ाने की इनकम यूनिवर्सिटी के साथ में, अगर टीचर हूं मैं यूनिवर्सिटी का, पढ़ाने की इनकम कहां पे आएगी? सैलरी के अंदर आएगी, क्योंकि उस टाइम पे यूनिवर्सिटी मेरी क्या होती है? एम्प्लॉयर होती है। लेकिन जब वो मेरे को अकड़म धकड़म कामों पे लगा देती है, किस कामों पे लगा देती है? जाओ जी इन्विजिलेटर बन जाओ, जाओ जी हमारी कॉपियां चेक करके ले आओ, तो ये सारी की सारी इनकम मेरी पास में किसके अंदर आती है? ऐसी इनकम मेरे पास में आती है सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। डायरेक्टर की कमीशन, डायरेक्टर कमीशन फ्रॉम बैंक फॉर गारंटी, ये भी हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आती। ज्यादा मैं डिस्कस कर नहीं रहा हूं इसको। डायरेक्टर्स कमीशन फॉर अंडरराइटिंग ऑफ शेयर, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स आप लोगों को मालूम होगा कि सर हम एक तरीके की इंश्योरेंस करवा लेते हैं, मार्केट में हमारे शेयर पिट ना जाए इस डर से। ठीक है ना, एक तरीके की इंश्योरेंस करा लेते हैं। अंडर राइटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो ये करते हैं कि सर हमारे को सिक्योर कर देते हैं कि हम, अगर आपकी जनता आपकी शेयर नहीं खरीदेगी तो हम उस शेयर को खरीद लेंगे। ऐसी ही काम करने के लिए अगर डायरेक्टर को कोई कमीशन दी जाती है तो उसकी बात यहाँ पे हो रही है कि वो कहाँ आएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आएगी। फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय द फैमिली ऑफ डिसीज्ड पर्सन। देखो सर ध्यान से सुनना, मिस्टर एक्स थे, मिस्टर एक्स एम्प्लॉई थे, ठीक है जी, XYZ कंपनी के। मिस्टर एक्स एम्प्लॉय थे ABC कंपनी के। अब वो इंसान को रिटायरमेंट के बाद में पेंशन मिल रही थी। पेंशन उसकी सैलरी के अंदर टैक्सेबल होती है, पेंशन इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। लेकिन मिस्टर एक्स का स्विच ऑफ हो गया, यानी कि मिस्टर एक्स चले गए, स्वर्ग सिधार गए। अब इसके बाद में क्या होगा? ये पेंशन फैमिली पेंशन के तौर पे उनकी विडो को मिलेगी, स्पाउस को मिलेगी, बच्चों को नहीं मिलेगी जी। ठीक है जी, ऐसा नहीं है एक पर्सन को पेंशन मिल रही है फिर आगे सबको ही मिलती जाएगी, कोई भी नौकरी करने के लिए चलेगा ही नहीं आगे फिर तो हम क्या कहते हैं जी, ऐसी फैमिली पेंशन जो है वो उस विडो के हाथ में टैक्सेबल होगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्यों? क्योंकि वो उसके हस्बैंड के एम्प्लॉयर थे, उसके एम्प्लॉयर नहीं है वो जिसको पेंशन रिसीव हो रही है। सर तो जी जनाब। सर जो स्पाउस की रिटर्न जाएगी? हाँ जी बिल्कुल जाएगी सर, क्यों नहीं जाएगी? स्पाउस की रिटर्न क्यों नहीं जाएगी? वैसे भी अब तो वो क्या नाम है, अकेली रह गई है। डिपेंडेंट होती, अगर डिपेंडेंट होती हमारे पास में तो हम चेक करते कि सर वो वर्किंग है या नॉन वर्किंग है। ठीक है, तब तो अगर वो वर्किंग होती तब तो उसकी रिटर्न जाती ही जाती। ठीक है, इस केस में भी हमारे पास में अब तो वो अकेली रह गई है, तो अकेली रह गई है, उनकी किसी भी तरीके की कोई इनकम हो रही है। अब सोचो स्पाउस है, स्पाउस को फैमिली पेंशन भी मिल रही है, स्पाउस के नाम पे एक हाउस प्रॉपर्टी भी है, या फिर जो डिसीज्ड पर्सन की हाउस प्रॉपर्टी थी वो किसके नाम आ गई? स्पाउस के नाम पे आ गई। ठीक है जी, उसके हाथ में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ रही है, उसके हाथ में अदर सोर्स की इनकम आ रही है। बिजनेस क्या नाम है, उसके हस्बैंड का कोई बिजनेस था वो भी वही संभाल रही है। सर इतनी सारी टैक्सेबल चीजें आ गई तो क्या उसकी रिटर्न फाइल नहीं होगी? टैक्सेबिलिटी के अंदर आ जाएगी, एग्जम्प्टेड इनकम से बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर चली जाएंगी, तो सर बिल्कुल डेफिनेटली टैक्स रिटर्न फाइल होगी। ठीक है, और वैसे भी एक बात बताऊं, ये अगर कुछ ये इतना कुछ ना भी हो ना तो इट्स बेटर कि चाहे आप टैक्सेबिलिटी के अंदर हो या बाहर हो, आप अपनी रिटर्न फाइल कर दो अगर आपका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम है तो। आगे की लीगल प्रोसीडिंग से बच जाता है बंदा, कभी कभी खाम खा में फंस जाता है, क्योंकि कभी कभी पता है क्या होता है,
गाज गिरी होती है हमारे रिश्तेदार के ऊपर, बिजली गिरी होती है हमारे रिश्तेदार के ऊपर, और हमने उससे कोई ट्रांजेक्शन की हुई होती है, ठीक है जी, टैक्स प्लानिंग का पार्ट है ये, मैं बता रहा हूँ। मान लो जी मेरे मामा जी हैं, उनके ऊपर इनकम टैक्स की रेट पड़ी, ठीक है जी, और मैंने उनके साथ में कोई ट्रांजेक्शन कर रखी थी, मेरे भी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करने के नंबर आ जाएंगे। अगर वो ट्रांजेक्शन उनकी कोई मेटरलाइज है जिससे कि उनके बिजनेस के ऊपर फर्क पड़ता है, तो अगर मैंने अपनी रिटर्न फाइल कर रखी है, मैं दिखा रहा हूँ जी हाँ हर साल तो मैं क्या नाम है इस तरीके से ये काम करता हूँ, तो मैं थोड़ा बचने के चांसेस हैं, अदरवाइज मैं भी स्क्रूटनी के अंदर आ सकता हूँ। तो बेटर है कि आप अपनी रिटर्न फाइल कर दें। ओके अब सर। अगला सवाल मेरे पे ही आ जाता है, सर आप रिटर्न फाइल करते हो? लेम क्वेश्चन है, ऐसे बच्चे पूछ लेते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं जी। इनकम रिसीव फ्रॉम कंपेंसेशन फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। याद है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के अंदर क्या होता था? कैपिटल गेन के अंदर कंपल्सरी एक्विजिशन कर लेती थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे लैंड के ऊपर या हमारी बिल्डिंग के ऊपर। तो अगर कंपल्सरी एक्विजिशन किया जाता था तो कंपल्सरी एक्विजिशन के बाद में क्या दिया जाता था? एक कंपेंसेशन दिया जाता था, और उस कंपेंसेशन के डिले होने पे हम इंटरेस्ट भी देते हैं। हम कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरेस्ट भी देती है कि सॉरी सर अगर मैं आपको टाइमली ये इंटरेस्ट दे देता या दे देती, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है टाइमली अगर दे देते तो आप इसको इन्वेस्ट कर देते अपने बैंक के अंदर और फर्दर आपको इंटरेस्ट इनकम जनरेट हो जाती, लेकिन मेरी वजह से आपको इंटरेस्ट का लॉस हुआ तो मेरे से आप इंटरेस्ट इनकम ले लो। ऐसे इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है जी। इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। ये मत मान लेना कि सर हमारे पास में जो क्या नाम है कंपेंसेशन रिसीव हुआ, दैट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ओके अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास में क्या? नेक्स्ट है कंपेंसेशन और एनी अदर पेमेंट रिसीव्ड इन कनेक्शन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स और कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी कि मैंने आप लोगों से एक टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बनाए हुए थे, मैंने आपको बोला हुआ था कि सर 5% कमीशन दे दूंगा आपको मैं, आप ना काम करो, आप मेरी सेल्स बढ़ाओ और मैं आपको 5% कमीशन दे दूंगा। अब थोड़ा सा काम धंधा मंदा हो गया कोरोना के चक्कर में, मैंने ना आपकी ना कंपेंसेशन को, आपकी कमीशन को कम कर दिया, 5% से लेकर के आ गया 1% पे। मैंने कहा यार इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। आप लोग मेरे से नाराज हो गए। मैंने कहा अच्छा आप लोग नाराज मत होइए, ये लमसम अमाउंट मैं आपको दे देता हूँ, ये लमसम अमाउंट मैं आपको दे देता हूँ एज अ कंपेंसेशन, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको क्या कहा था? मैंने कहा था 5% दूंगा, लेकिन 5 से 1% पे ले आया। आपका जो लॉस हुआ 4% का, उसको मैं एक लमसम अमाउंट के अंदर रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम उसी की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या किया? मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गई, उससे आपको कोई लॉस हुआ तो मैंने आपके लॉस को ओवरकम करने के लिए आपको कोई कंपेंसेशन दे दी, और आपको कंपेंसेशन दे दी तो ऐसी कंपेंसेशन आपके हाथ में सैलरी इनकम के अंदर टैक्सेबल नहीं है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल। या फिर किसी की तरीके का कोई टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है। भाई मैं अपने प्लांट को दिल्ली से उठा करके गुजरात लेकर के जा रहा हूँ, तो यहाँ का जो लोकल बंदा है वो तो बेचारा पिस गया ना, तो उसको कंपेंसेशन दे देता हूँ। सर जी जनाब, मेरी तरफ से थोड़ा सा लैग कर रहा है? यस सर, थोड़ा सा। सभी को कर रहा है? यस सर। यस सर। अरे यार मेरे पास में भी आप लोगों का मैसेज तो आया है, ये एक चैट। अच्छा एक सेकेंड ठहरना जरा। हाँ जी बच्चों, देखो अब आगे क्या लिखा हुआ है कि ये जो इनकम है हमारे पास, अब मैं जो बोलने जा रहा हूं वो हमारी इनकम टैक्सेबल होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर, अगर ये टैक्सेबल नहीं होती इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर, यानी कि वहां से इनको धक्का मारा गया है, ठीक है, तब ये टैक्सेबल हुई है, तब ये यहाँ पे आई है। अदरवाइज ये कहाँ रह जाती है? वहीं रह जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे एक आपको याद दिलाऊं कि मैंने कहा था क्या आपको? कंपोजिट रेंट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हमने पढ़ा था कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट क्या था? मिला जुला किराया। किसका मिला जुला किराया? सर हाउस प्रॉपर्टी यानी कि बिल्डिंग का, और उसके अंदर आने वाली जितनी भी हमारी फैसिलिटीज है उसका, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी या वाटर बिल्स। तो अगर हम इसको कंबाइन करके देखते हैं, अगर हम इसको कंबाइन करके देखते हैं तो ये पूरा का पूरा कहां टैक्सेबल हो जाएगा? सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। अगर ये अलग अलग किया जा सकता है कंप्यूट, यानी कि क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है आपको इतना हाउस प्रॉपर्टी का, इतना बिल्डिंग का, और इतना क्या नाम है हमारे पास में किसका है?
फैसिलिटीज का है। तो मैं ऐसे क्वेश्चन की, ऐसी सिचुएशन की बात कर रहा हूं जहां पे हम इसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 1। अब सोच करके देखो, हमने वहां पे क्या पढ़ा था? हमने ये कहा था कि अगर हमारा रेंट रिलेटेड टू फैसिलिटीज है तो ये हो सकता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है जी, रेंट रिलेटेड टू फैसिलिटी। बिल्डिंग्स की बात नहीं कर रहा मैं, बिल्डिंग का तो हाउस प्रॉपर्टी में ही जाएगा, चाहे उसका बिजनेस हो चाहे ना हो। रेंट रिलेटेड टू फैसिलिटीज, ये बिजनेस इनकम भी हो सकती है और ये अदर सोर्स की इनकम भी हो सकती है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी हो सकती है। सर डिपेंड करता है किस चीज पे, कि ये हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट करना उसका बिजनेस था या फिर उसने क्या नाम है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ऐसा किया है। यानी कि मान लो मेरा बिजनेस ही ये था कि मैं रेंटल इनकम ही खाता हूं, ठीक है, रेंटल इनकम ही आती है मेरी, तो मेरी इनकम फ्रॉम फैसिलिटीज, फैसिलिटीज वाली इनकम की बात कर रहा हूं, जो मैंने वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी के लिए अलग से अमाउंट चार्ज किया है, तो वो कहां आ जाएगा? वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर आ जाएगा। और अगर मेरा ये बिजनेस नहीं है, काम तो मेरा पढ़ाने का है, लेकिन मैंने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट कर रखा है, तो हाउस प्रॉपर्टी का रेंट नहीं, फैसिलिटीज का रेंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आ जाएगा। ये बात समझ में आई? ये हमने Yes. पढ़ा भी था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। Yes, so अच्छा जी, चलो। अच्छा, ऐसी इनकम की, यानी कि उसको वहां से धक्का मिला तब यहाँ आई है बेचारी ये इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अच्छा जी, तो ऐसी इनकम क्या है? सबसे पहले तो क्या, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज एंड इंटरेस्ट ऑन एफडी डिपॉजिट्स या कंपनीज के साथ में जितना भी इंटरेस्ट आ रहा है ना सर, एक बात याद रखो, जितना भी इंटरेस्ट आ रहा है ना, सारा का सारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ही है। ठीक है, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड या फिर सुपर एनुएशन फंड। ठीक है जी, तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, देखो हमने सैलरी चैप्टर के अंदर पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर? क्या नाम है, प्रोविडेंट फंड के जितने भी अमाउंट होते हैं उसके अंदर आरपीएफ, यूआरपीएफ या स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड होता है हमारे पास में, या फिर सुपर एनुएशन फंड होता है, उसके अंदर एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है। निकालने का अधिकार किसका है? सिर्फ एम्प्लॉय का, क्योंकि सैलरी चैप्टर पढ़ रहे थे ना। तो यहाँ पे उसी कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है, एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन किया है किसके अंदर? प्रोविडेंट फंड के अंदर या फिर सुपर एनुएशन फंड के अंदर। ठीक है जी, अच्छा, तो वैसा ये जो उसकी क्या नाम है होगी, इससे जो इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा, एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होगा, वो कहां माना जाएगा? वो हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर माना जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब पीजीबीपी के अंदर हमने एक बात पढ़ी थी, क्या बोला था मैंने? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। पीजीबीपी के अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी, ये हमारा P&L अकाउंट है। अगर आप, ये हमारा एम्प्लॉई है, ये हमारा बेचारा एम्प्लॉई है, इसके सींग नीचे को है, और ये हमारा एम्प्लॉयर है, ठीक है, इसके सींग ऊपर है। ठीक है, तो ये जो एम्प्लॉयर है ना, इसने इसका कुछ अमाउंट रिसीव कर लिया। जब रिसीव कर लेता है तो ये इसकी इनकम आ जाती है। कहां लिख दूंगा? यहां लिख दूंगा, यहां लिख दूंगा। अच्छा, इसको, इसने पैसा जो रिसीव किया है ना, ये अपने लिए रिसीव नहीं किया, ये इसी के लिए रिसीव किया है कि मैंने तेरा एक अकाउंट मेंटेन कर रखा है, ये पैसा है ना मैं वहां डाल दूंगा, ये पैसा मैं वहां डाल दूंगा। ठीक है जी, तेरे भले के लिए ही, तेरा पैसा काट करके मैं वहां डाल दूंगा। तो अगर ये ड्यू डेट से पहले, यहाँ पे होती है ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले अगर पैसा डिपॉजिट कर देता है तो ये कहां लिख देता है? एक्सपेंडिचर साइड पे लिख देता है ना, ये एक्सपेंडिचर साइड पे लिख देता है। अब ये होता था बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर कि आपने जब काटा उसका पैसा तो भैया आपके ये इनकम बन गई, और ड्यू डेट से पहले पे कर दिया, यानी कि डिपॉजिट कर दिया उसके अकाउंट के अंदर ही, तो वो आपका एक्सपेंस बन गया। देखो 50,000 मैंने यहां लिखा, 50,000 मैंने यहां लिखा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे है मेरा, है ना जी, ना इनकम हुई ना एक्सपेंस हुआ, आपस में नलीफाई हो गया, बात खत्म हो। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है अगर पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं है, अगर वहां से इसको धक्का मिल गया है और एम्प्लॉई ने, अब देखो यहाँ पे बिजनेस एंड प्रोफेशन की बात नहीं हो रही, अब यहाँ पे बिजनेस एंड प्रोफेशन की बात नहीं हो रही,
क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया कि अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन में नहीं है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। जब इसने इस क्या नाम है बंदे का कुछ अमाउंट लिया तो ये क्या हो गया, ये उसकी इनकम हो गया, इनकम हो गया, ठीक है जी, इस पर्सन की इनकम हो गया। और डिपॉजिट करवा देता तो एक्सपेंस हो जाता, लेकिन ड्यू डेट से पहले पहले इसने इसको डिपॉजिट करवाया ही नहीं, तो ये इसकी इनकम बन के रह गया ना, सिर्फ इनकम रह गया ना। ड्यू डेट से पहले पहले डिपॉजिट नहीं करवाया तो इनकम बन के रह गया। तो अब इसकी कौन सी इनकम हो जाएगी, IFOS, ये लिखा हुआ, ठीक है, समझ में आई मेरी बात? यस सर। अगर PGBP में नहीं आएगा तो IFOS के अंदर आए। ओके सर, समझ में आ गया। अच्छा, और ये ओके मेरा ओके नहीं होना चाहिए भैया, तुम्हारा भी होना चाहिए। तुम जो एक दो बातें बोलते हो तो उससे मुझे लगता है कि हाँ शायद समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हम फेस टू फेस तो है नहीं, फेस टू फेस में तो एक्सप्रेशन देख के ही पता लग जाता है। अब मुझे तो पता नहीं है कि तुम सोफे पे ऐसे लेट करके क्लास देख रहे हो, मूवी देख रहे हो जैसे, या फिर अटेंटिव होकर के नोट्स बना रहे हो, है ना। ये ड्रॉबैक है ऑनलाइन क्लास का। नेक्स्ट पॉइंट, इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ हायर प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर। देखो मैं समझाता हूं इस चीज को। मान लो ये मेरा बिजनेस नहीं था, ये मेरा बिजनेस नहीं था, मेरे पास है ना एक जनरेटर मशीनरी थी और मेरा ये बिजनेस नहीं था, ठीक है। मैंने उसको अपने पड़ोसी को दे दिया। एक दिन रात को लाइट चली गई, उसने कहा यार मेरे घर में तो फंक्शन है, मेरा फंक्शन खराब हो जाएगा, तो आपकी जनरेटर मशीनरी ले जाऊं क्या? मैंने कहा ले जाओ, ठीक है कोई बात नहीं। वो लेकर के चला गया, वो लेकर के चला गया और उसने सुबह मेरे को ये वापस किया, ठीक है, सुबह मेरे को वापस किया, रेंट पे कर दिया उसका। मैंने उसको मना भी किया, मैंने कहा नहीं 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 चाहिए, कहता नहीं नहीं रखो सर कोई बात नहीं, आपका भी यहाँ पे इसमें जो पेट्रोल वगैरह था वो जल गया है काफी, तो रखो आप इसको। उसने 5,000 रुपए मेरे को दे दिए। क्या ये मेरा बिजनेस था कि मैं प्लांट एंड मशीनरी को? नो सर। तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो जाएगा, ठीक है सर। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इनसेपरेबल, ये मैंने तुम्हारे को अभी समझाया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला पॉइंट जो कोई बताया था। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है, इस चीज को जरा ध्यान से सुनना। हाँ, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी होता है सर, इसको हमने सैलरी के अंदर भी नाम सुना था इसका, लेकिन अब भूल गए हैं, एक बार याद करा दो ना। हाँ करा देता। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है भाई, मेरे पास में मेरा एक एम्प्लॉई है, मैं आप में से किसी का एग्जांपल नहीं दूंगा, मैं किसी मिस्टर एक्स का एग्जांपल दूंगा, ठीक है जी। मेरे पास मेरा एक एम्प्लॉई है, वो एम्प्लॉई क्या करता है सर, मेरे लिए की पर्सन है, यानी कि उसको पता है, की पर्सन का मतलब क्या है, उसको पता है क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कितना बनाना है, किसको जाकर के देना है, और कितने टाइम के अंदर इसका अमाउंट रिकवर कैसे होगा, सारा कुछ पता है। मतलब ही इज नेक्स्ट टू गॉड फॉर माई बिजनेस। तो ऐसे बंदे को दुनिया प्रपोजल देने की कोशिश करती है। मेरे पास में एक माइंडेड पर्सन था, तो ना दुनिया ऐसे लोगों को प्रलोभन देने की कोशिश करती है। प्रलोभन का मतलब समझते हो क्या कहते हैं? कहते हैं आपको दिवाकर सर कितनी सैलरी देते हैं? वो कहता है 1 लाख रुपए देती है। कह रहे आ जाओ हमारे पास आ जाओ, 1.5 लाख रुपए दूंगा। वो तो स्विच हो जाएगा वहां पे। तो ऐसी सिचुएशन को रोकने के लिए ना मैंने उसके लिए क्या ले ली, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी ले। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर मैंने उसको क्या बोला, मैंने कहा भाई साहब ये देखो 2 करोड़ रुपए की पॉलिसी। वो कहता है मैंने कहा देखो इसके ऊपर नाम किसका है? कहता मेरा है। मैंने कहा ठीक है, तो ये कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का सारा मेच्योरिटी डेट पे पैसा किसको मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा। लेकिन एक शर्त है इस पॉलिसी की। क्या शर्त है? आप मुझे छोड़ के नहीं जाओगे कभी भी। कहता जी ठीक है। वो उस 2 करोड़ के लालच में पूरे टाइम मेरे पास ही रहता है। और 2 करोड़ का लालच क्यों दूं उसको? मैं 5 करोड़ का, 7 करोड़ का, 200 करोड़ का लालच दूंगा? इतना तो कोई किसी को देगा ही नहीं। अच्छा, बनता है ये एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के बीच में ही, ठीक है जी सर। हाँ जी सर ऐसे तो दोनों पार्टनरशिप में मतलब वो अपनी सेटिंग बिठा के भी की पर्सन इंश्योरेंस ले सकते हैं और फिर बाद में वो छोड़ के चला जाएगा तो सारा पैसा। सर, जो आप पार्टनरशिप की बात कर रहे हो ना, वहां पे कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होती, वहां पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी होती है। नहीं मतलब पार्टनरशिप मतलब दोनों अपनी सेटिंग करते हैं कि हम ऐसे करते हैं, तू करा इंश्योरेंस। तो यही तो इच्छा है। अरे देखना मेरी बात तो सुन, तू सबसे बड़ी बात जो कह रहा है, ये सेटिंग ही तो करनी है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से कि वो उसको छोड़ करके ना जाए, क्योंकि उसके ऊपर बहुत प्रेशर है। उत्सव है ना, उत्सव ने पूछा या सिद्धार्थ ने पूछा? उत्सव सर। उत्सव पता है क्या, देख तू मेरा एम्प्लॉय है, अब मेरा इच्छा है कि तू मेरे को छोड़ करके ना जाए, तो मैं यही तो चाहता हूँ कि तू मुझसे सेटिंग बना करके बैठा रहे,
यहाँ पे मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि तेरी सेटिंग कहीं बाहर हो रही है, तो उस सेटिंग को रोकने के लिए मैंने कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी लिया। अगर आपस में सेटिंग करके कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेंगे तो उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। ले लो, कंपनी को इंश्योरेंस प्रीमियम से मतलब है, वो जा रहा है, उसको मिल रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको कोई परेशानी नहीं है। अब आगे सेटिंग करेंगे तो क्या करेंगे कि वो छोड़ करके चला जाएगा या फिर वो नहीं छोड़ के चला जाएगा, वही टैक्स प्रोविजन मैंने यहाँ पे पढ़ाने। तो आगे की कहानी सुनो, फिर समझ में आ जाएगी बात। तो अब क्या होगा, अब मैंने इसको कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का लालच दे दिया, ठीक है सर लालच दे दिया। अब कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का लालच देने के बाद में ये पर्सन कहीं नहीं जाने वाला, डेट ऑफ मेच्योरिटी आ गई, ये कहीं नहीं गया। आज से 10 साल बाद 20 साल बाद डेट ऑफ मेच्योरिटी आ गई, ये कहीं नहीं गया था, इसको सारा का सारा पैसा मिल गया, ये उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी माना जाएगा। इफ रिसीव्ड बाय एम्प्लॉई, तो कहां पे है सर, सैलरी के अंदर। अगर ये छोड़ करके चला जाता है बीच में, तो ये इंश्योरेंस का पैसा किसको मिल जाएगा, ये मिल जाएगा सर एम्प्लॉयर को, वो हो जाएगी उसकी बिजनेस की इनकम। ये 2 करोड़ के लालच में, 5 करोड़ के लालच में भी नहीं आया, कहीं और चला गया, तो सारा का सारा पैसा सिक्योर था एम्प्लॉयर इसके अंदर कि यार इसके जाने से मुझे लॉस हुआ, कंपनी ने, वो जो इंश्योरेंस कंपनी थे उसने क्या कर दिया, उसको रिएम्बर्समेंट कर दिया कि यार तेरा लॉस हम दे देते हैं। तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी मेच्योरिटी पे मिलने पे अगर एम्प्लॉयर को मिल गई तो है बिजनेस इनकम। भाई साहब मान लो कि वो मेरा एम्प्लॉय जो है वो मुझे भी छोड़ के नहीं गया, ठीक है जी, मुझे छोड़ के नहीं गया, लेकिन दुनिया छोड़ करके चला गया, एक्सपायर हो गया। तो अब ये जो मिलेगा ना, ये मिलेगा उसकी स्पाउस को, उसकी वाइफ को, वाइफ बोल रहा हूं वैसे स्पाउस समझो, ठीक है। तो अगर रिसीव्ड बाय स्पाउस या वाइफ, तो उसकी IFOS है ये, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एनी पर्सन अदर देन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। वैसे यहाँ पे वाइफ मत लिखो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव लिख लो, स्पाउस भी मत लिखो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव लिख लो। बात समझ में आई? यस सर। किसी भी तरीके का कोई भी इंश्योरेंस एजेंट अगर इंश्योरेंस कमीशन रिसीव करता है ना, तो वो किस में आता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है, अगर ये उसका बिजनेस नहीं है तो, ठीक है जी। और इनकम फ्रॉम रॉयल्टी, रॉयल्टी कमाने से जितनी भी हमारी इनकम आती है वो क्या आती है, वो कहाँ आती है सर, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आती है। अच्छा जी, अब ये लो ध्यान से सुनना इस चीज को, डिविडेंड अंडर सेक्शन 52 सब सेक्शन 2I, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं इसको, डिविडेंड की कहानी सुनने के लिए अब हम तैयार हैं कि डिविडेंड किस तरीके से टैक्सेबल होगा। देखो पहला पॉइंट वही जो मैंने आपको कॉपी में लिखवाया है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे स्टॉक एंड ट्रेड हो चाहे इन्वेस्टमेंट पर्पज हो सर, ऑलवेज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ही होगा, ठीक है जी, ये लिखा हुआ है। अब सेकंड क्या लिखा हुआ है, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी exempt in the hands of shareholder subject to fulfillment of condition 115 BBDA। सर ये क्या होता है, पढ़ेंगे ना, टेंशन काहे की है, 115 BBDA क्या होता है, पढ़ेंगे। तो कहता है कि इंडियन कंपनी से यानी कि डोमेस्टिक कंपनी से अगर कोई डिविडेंड रिसीव होता है, वो शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट होता है अगर वो कंडीशंस पूरी करता है 115 BBDA की, ठीक है सर, ठीक है। आ जाओ जी, अब पढ़ते हैं ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। सेक्शन 8 कहता है कि अगर किसी को नॉर्मल डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है तो ईयर ऑफ डिक्लेरेशन के अंदर ये उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अगर डीम डिविडेंड है यानी कि माना गया डिविडेंड है, सर ये माना गया डिविडेंड क्या होता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 22A से लेकर के E तक हम पढ़ेंगे कि डीम डिविडेंड क्या होता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 22A to E, ये हमारे पास में डीम डिविडेंड के सेक्शंस हैं, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है, अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, ठीक है जी, ओके। तो हम क्या कह रहे थे कि हमारे पास में डीम डिविडेंड कब टैक्सेबल होगा, जब सर ये डिस्ट्रीब्यूट होगा या फिर इसकी पेमेंट होगी, यानी कि शेयर होल्डर को रिसीव होगा, ओके। अच्छा, इंटरिम डिविडेंड है अगर हम, तो वो टैक्सेबल कब होगा, ईयर इन विच डिविडेंड इज अनकंडीशनली मेड अवेलेबल टू शेयर होल्डर, यानी कि इंटरिम डिविडेंड था, उसको हमने शेयर होल्डर को अनकंडीशनली देने की जब बात कही थी, उस टाइम पे वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, ओके। इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि समझ में ना आए,
फिर भी अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है। No, sir, ओके clear. ठीक है जी। अब एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया यानी कि सिचुएशन को समझे। यहां की कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी ने डिविडेंड दिया है, किसको दिया है? आउटसाइड इंडिया दिया है। तो हम इसको क्या मानेंगे? डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया का मतलब क्या है? ऐसी ये मान लिया जाएगा कि ये अर्न किया गया है, कहां पे? इंडिया में अर्न किया गया है, ये इंडिया में अर्न किया गया। इंडियन कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस उठा करके देख लो, इंडियन कंपनी कहां पे है? सर इंडिया में है। और हमने ये डिविडेंड कहां पे किया है? आउटसाइड इंडिया पे किया है। तो ये अर्न कहां किया जाएगा? भाई एक बात बताओ, सोच करके बताना, सोच करके, मतलब दिल गवाही ना देना तो जबरदस्ती की मेहंदी नहीं लगाऊंगा मैं तुम्हारे को। सोच करके देखो, तुम एक ना फॉरेनर हो, मान लो तुम एक फॉरेनर हो, या फिर तुम इंडिया के ही पर्सन हो जो कि बाहर रहता है, तुम्हारा दिल आ गया एक कंपनी के ऊपर, यार इस कंपनी के शेयर्स परचेज करने हैं। ओके, तुमने उसके कंपनी के शेयर परचेज कर लिए, तुम इंग्लैंड में रह रहे थे, तुमने इंडियन कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए। अब इंडियन कंपनी ने तुम्हें फॉरेन में डिविडेंड पहुंचाया, जब तुमने उसकी इन्वेस्टमेंट की शेयर्स में, तो वो शेयर्स का पैसा उसने कहां लगाया होगा? उसका पैसा इंडिया में लगा है, क्योंकि वो कंपनी इंडिया में और प्रोजेक्ट भी कहां पे है? सर इंडिया में ही है। तो सोर्सेज आर लोकेटेड इन इंडिया, दैट्स व्हाई इट इज अर्न इन इंडिया। ठीक है, इट इज अर्न इन इंडिया। तो हम क्या मानते हैं ऐसी इनकम को कि सर एक्चुअली तो ये पर्सन को हमने बाहर पहुंचाया है, तो हम इसको अर्न इन इंडिया नहीं कह सकते, लेकिन हम कहते हैं डीम्ड टू बी, यानी कि इसको माना गया है कि ये इंडिया में अर्न हुआ है। और माना क्या गया है? मैंने अभी प्रूव भी कर दिया तुम्हारे को कि भाई सोर्सेज आर लोकेटेड इन इंडिया। यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे इधर, बिकॉज सोर्सेज आर लोकेटेड इन इंडिया। ठीक है जी, Yes, sir. प्रॉब्लम तो नहीं है? No, अच्छा कोई sir. लैग तो नहीं आ रहा? No, sir, नहीं आ रहा. हाँ ठीक है, ओके। अच्छा जी, टाइप ऑफ डिविडेंड एंड टैक्सेबिलिटी फॉर शेयर होल्डर्स, यानी कि ये क्या है? ये इतने टाइप के डिविडेंड हमारे को मिलते हैं, 5 तरीके के मिलते हैं, जिसमें से 4 और 5वां तो हमने अभी थोड़ी देर में पढ़ना है। ठीक है, डीम्ड डिविडेंड मतलब इसके बाद ही, ये देखो ये नीचे लिखा हुआ है, बस आ ही रहा है। और ये डीम्ड डिविडेंड आपसे पूछा जाता है और बहुत आसान है, ये कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। आ जाओ जी, सबसे पहला कहता है डिविडेंड बाय इंडियन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी से जो डिविडेंड मिलेगा वो एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 1034। सेक्शन 10 जो है ना, वो एग्जम्प्टेड इनकम का चैप्टर है। तो सेक्शन 1034 के अंदर इंडियन कंपनी के द्वारा मिला गया, फॉरेन कंपनी नहीं बोला मैंने, इंडियन कंपनी बोला, इंडियन कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड जो है वो टोटली एग्जम्प्ट है, सब्जेक्ट टू सेटिस्फेक्शन ऑफ सेक्शन 115 BBDA। सर ये फिर आ गया? हाँ आ गया, शांति रखो थोड़ी देर। तो इंडियन कंपनी ने अगर कंडीशंस पूरी की हुई हैं 115 BBDA की, ठीक है जी, और वो तुम्हारे को डिविडेंड दे रही है, तो ये डिविडेंड तुम्हारे हाथ में क्या होगा जी? टैक्सेबल नहीं होगा, सेक्शन 1034 के अंदर एग्जम्प्ट होगा। अच्छा जी, अब ये क्या कहता है? बिकॉज कंपनी पे, अब क्या उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? कंपनी पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अंडर सेक्शन 115O 15%। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, कौन सी कंपनी ने? इंडियन कंपनी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे कर दिया था, जिसको कि बताया गया था वो 15% है। किस सेक्शन में बताया गया था? 115O के अंदर बताया गया था। ठीक, पहले पॉइंट के अंदर किसी भाई बहन या माता को कोई दिक्कत हो तो प्लीज बता सकता है, बता दो जी मेरे को, इससे शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जी, आ जाओ जी अगला पढ़ते हैं, डिविडेंड बाय फॉरेन कंपनी।
अब डोमेस्टिक कंपनी की बात तो हो गई, आ जाओ जी फॉरेन कंपनी की बात करते हैं। कहता है ये ना हमेशा टैक्सेबल होता है, फॉरेन कंपनी से मिला हुआ डिविडेंड जो है वो टैक्सेबल होता है शेयर होल्डर के हाथ में, अगर रिसिपिएंट जो है ना वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो इसको रिसीव कर रहा है इंडिया में। सर ये रिसीव कर रहा है इंडिया में, ये तो समझ में आ गया कि भाई फॉरेन कंपनी इंग्लैंड में दी, इंग्लैंड की कंपनी के शेयर्स मैंने परचेज किए, वहां से डिविडेंड भाग करके मेरे पास में आया और मेरे हाथ में इंडिया के अंदर वो टैक्सेबल हो गया। सर क्या इंग्लैंड के अंदर भी टैक्सेबल होगा, मतलब वहां पे भी टैक्सेबल होगा और यहाँ पे भी टैक्सेबल होगा, डबल टैक्सेशन लग जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, डबल टैक्सेशन का मतलब पता है क्या होता है? जो वर्ड है, ये वर्ड बहुत बार लोग कह देते हैं सर वहां पे भी टैक्सेबल होगा, वहां भी टैक्स पे करेंगे और यहाँ भी टैक्स पे करेंगे, ये तो गलत बात है, क्या डबल टैक्सेशन लगेगा? आगे फिर वो ये भी बोल देते हैं डबल टैक्सेशन लगेगा। डबल टैक्सेशन का मतलब समझ लो, सबसे पहले एक ही इनकम के ऊपर इंडिया में जब 2 बार टैक्स लग जाए ना, उसको हम डबल टैक्सेशन कहते हैं, और ये नहीं हो सकता, नंबर 1। नंबर 2, यानी कि एक ही इनकम के ऊपर 2 बारी एक जैसा टैक्स नहीं लग सकता। हाँ ये हो सकता है कि उसके ऊपर क्या नाम है जीएसटी लग जाए और इनकम टैक्स लग जाए अलग से, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स है। अच्छा, डबल टैक्सेशन का मतलब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के अंदर क्या होता है, और इसके ऊपर रिलीफ मिलता है हमारे को, ठीक है जी, सेक्शन 90 के अंदर। वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है लेकिन मन कर रहा है अंदर से बताने का, तो बता देता हूं। डबल टैक्सेशन रिलीफ होते हैं सर हमारे पास में, एक ऐसी कंट्री है जिससे कि ना हमारा बड़ा मैत्रीपूर्ण ताल्लुकात है, यानी कि अच्छा संबंध है उसके साथ में। तो हम क्या कहते हैं, वहां पे जितना टैक्स बनता है और यहाँ पे जितना टैक्स बनता है ना, उन दोनों का एडजस्टमेंट कर देते हैं, उन दोनों में से जो शॉर्ट होता है ना उसको जिता देते हैं, ठीक है जी। यानी कि आपने अगर वहां टैक्स पे कर दिया तो जितना टैक्स आपने वहां पे कर दिया, मान लो एक इनकम थी 10 लाख की और उसके ऊपर 2 लाख का टैक्स वहां बनता था और 3 लाख का टैक्स यहाँ बनता था, तो 2 लाख कॉमन है ना 3 और 2 में, यानी कि 2 लाख वहां पे बनता है और 3 लाख यहाँ बनता है, तो कॉमन वाला हटा दिया कि नहीं यार ये 2 लाख तो वहां पे कराया, अब एक काम कर 1 लाख और पे कर दे, सिर्फ 1 ही लाख पे कर दे, यानी कि ये फंसने वाला था 5 लाख के लिए, लेकिन बेचारा 3 लाख में ही छूट गया। समझ में आई बात? इसको कहते हैं डबल टैक्सेशन रिलीफ। और ये पता है किसके साथ में होता है? ऐसी कंट्रीज के साथ में हम बनाते हैं जिनके साथ में हमारा अच्छा ताल्लुकात होता है। पाकिस्तान के साथ में नहीं बनाने लगे हम, पता क्यों? क्योंकि ना डिमोटिवेट करते हैं हम अपने इन्वेस्टर्स को, अरे तुम पाकिस्तान में जाकर के अपना क्या नाम है वो लगाओगे क्या, शेयर लगाओगे क्या, उनकी कंपनी को स्ट्रांग बनाओगे, उनकी इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाओगे क्या? तो डिमोटिवेट करने के लिए ऐसा होता है, ऐसी कंट्रीज जिसके साथ हमारे कंडीशंस अच्छे नहीं है। पाकिस्तान जस्ट एक एग्जांपल था, वैसे पाकिस्तानी बहुत प्यारे लोग होते हैं। अच्छा खैर आगे चलते हैं। अच्छा जी, हाँ सर, एक पॉइंट तो आपने ये वाला बात तो छोड़ दिया, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। कृपया ध्यान दें, आप लोगों ने रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर मेरे साथ में अभी तक शायद नहीं किया है, नहीं किया ना? नहीं बोलो। सर। नो सर। नो हाँ सर। नहीं किया, इसीलिए रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर आर एंड ओ आर लिखा हुआ है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट। एक पर्सन है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक पर्सन है। कौन पर्सन है सर? आ रहा है जा रहा है इंडिया के अंदर, तुम्हारे मेरे ऐसा बंदा नहीं है जो पूरे साल यहीं पड़ा रहता है, ठीक है जी, आ रहा है जा रहा है, अंबानी टाइप बंदा है, बाहर जाता है आता है, बाहर जाता है आता है। उसके लिए हम कुछ कंडीशंस चेक करते हैं, अगर वो कंडीशंस क्या है वो रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है ना तो वो क्या बन जाता है? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट बन जाता है, यानी कि आमतौर पे देखा जाने वाला रेजिडेंट, ठीक है जी। इसका सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं, रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर हम टैक्स लेते हैं किसी भी पर्सन से, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि फॉरेन इनकम का जितना भी डिविडेंड होगा, फॉरेन इनकम के ऊपर जितना भी डिविडेंड होगा सर वो टैक्सेबल होगा किसके हाथ में? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट के हाथ में, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो कि रिसीव कर रहा है इसको इंडिया में आकर के, यानी कि तू इंग्लैंड से चल करके यहाँ पे आया है रिसीव करने के लिए, तो तेरे हाथ में ये टैक्सेबल हो जाएगा, चाहे तू ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो, चाहे नॉन रेजिडेंट हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो,
फिर चाहे तू कोई भी हो। अगर तू रिसीव करने के लिए इंडिया में आ रहा है तो यानी कि तेरा बैंक अकाउंट जो है वो इंडियन है, तो रिसीव करने के लिए वहां से कोई नहीं आएगा। यहाँ की क्या नाम है, यहाँ पे जो था फॉरेन कंपनी के अंदर, उसकी टैक्सेबिलिटी हमने लगा दी, इंडिया के अंदर बैंक अकाउंट था, वहां की फॉरेन इनकम को यहाँ पे इंडिया के अंदर इंडियन बैंक अकाउंट के अंदर डलवा रहा है। इसका मतलब ये होता है। हाँ जी, सेकंड पॉइंट के अंदर किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। नो सर। नो सर। आयुषी No. जी, सर क्लियर है। ठीक है बेटा। डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन ए टू डी और फिर ई, इसकी टैक्सेबिलिटी देख लेते हैं। डीम डिविडेंड कुछ है, डीम डिविडेंड क्या है अभी थोड़ी देर में पता लगेगा। डीम डिविडेंड का मतलब है सर माना गया डिविडेंड, एग्जैक्टली डिविडेंड नहीं, पैसे नहीं दे रहे, पैसा नहीं दे रहा मैं पैसा देता हूं उसको हम डिविडेंड कहते हैं। डीम डिविडेंड क्या है, पैसा नहीं दिया जी, कुछ और दे दिया, वो आती हैं सब चीजें डिविडेंड के अंदर अलग अलग कंडीशंस में। ओके, तो देखो हमारे पास में 2 सबसेक्शन 2A से लेकर के D तक के जितने भी डीम डिविडेंड है वो उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी की बात हो रही है। कंपनी शेल पे DDT अंडर सेक्शन 115O एंड दस एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। वही वाला 115O जो यहाँ पे था, ऊपर था फर्स्ट पॉइंट के अंदर, कंपनी ने पे कर दिया इनके ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन से पहले, तो ये शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है सर, यानी कि हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं 2 सबसेक्शन 22A to D के अंदर बताए गए जितने भी A से लेकर के D तक बताए गए जितने भी डीम डिविडेंड है सारे के सारे एग्जम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, एक पॉइंट रह गया शायद ऊपर, तीसरा वाला अभी कराता हूं। और फिफ्थ पॉइंट के अंदर क्या लिखा हुआ है, फिफ्थ पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है सर अगर 2 सबसेक्शन 22E का डीम डिविडेंड है तो वो पूछता है कि 31 मार्च 2018 तक का है तो टैक्सेबल होगा शेयर होल्डर के हाथ में अंडर सेक्शन 56, और 1/4/2018 से ये क्या है जी, एग्जम्प्ट है शेयर होल्डर के हाथ में। क्यों? क्योंकि यहां पे कंपनी जो है 115O के अंदर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे कर रही है, लेकिन आंखें खोल के 30%, ऊपर कितना था 15%, ऊपर 15% था इन दोनों के अंदर, यहाँ पे 30% है जी, इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, ओके। अच्छा हाँ, ये थर्ड वाला पॉइंट रह गया था, कहता है अगर डिविडेंड मिलाओ किसी भी म्यूचुअल फंड में यानी या फिर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से, किसी भी म्यूचुअल फंड से मिलाओ डिविडेंड या फिर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से मिलाओ तो वो एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 1035। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं मालूम है, कोई बताएगा मेरे को? म्यूचुअल फंड जिसमें बड़ी बड़ी कंपनी छोटे छोटे इन्वेस्टर्स का पैसा लेके एक जगह पे इन्वेस्ट करती है। ओ भाई, ओ चाचा, एक जगह पे इन्वेस्ट करती हैं? एक जगह पे नहीं, सेट ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। देखा 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 देखा, पलट गया पलटू, अभी कुछ बोला बाद में एकदम से बिल्कुल अपोजिट हो गया उसका। तो गलती से निकल गया था वो। हाँ, मुझे निकल गया था, दैट्स अ स्लिप ऑफ टंग। अच्छा सुनो, कहने का मतलब ये सर म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, हम ना एक कंपनी के अंदर मैंने आपका पैसा ले लिया और मैंने आपका पैसा ना अच्छी अच्छी कंपनियों में अलग अलग जगह लगा दिया, किसी के इक्विटी खरीद लिए, किसी के शेयर्स प्रेफरेंस खरीद लिए, किसी के बॉन्ड्स खरीद लिए, किसी के यूनिट्स खरीद लिए, अलग अलग जगह पे पैसा लगा दिया, डाइवर्सिफाई कर दिया उसको पैसे को, एक जगह से लॉस होगा तो दूसरी जगह से प्रॉफिट होगा, एडजस्ट हो जाएगा, और लगाता अच्छी अच्छी कंपनियों में ही आपका पैसा लेकर के, इसके लिए कुछ कमीशन लेता हूं। और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? मोस्टली इक्विटी में वो पैसे लगाते हैं जो म्यूचुअल फंड्स वाली कंपनी होती है। 85% होता है या 90% समथिंग कुछ होता है शायद। 85 होता है या 90 होता है सर, अपने आप ही चूज कर लो जो ठीक हो। 65% होता है, 65% होता है भाऊजी। तो 50 से ज्यादा होता है ना? और 50 से ज्यादा नहीं होता, 65% होता है, उससे 65 या उससे ज्यादा, 50 से कोई लेना देना नहीं है। ये तो कह रहा है बिल्ली मोस्टली इक्विटी में करता है, टुकड़ा जिसका वही विनर है, आधे से ज्यादा। ये हम कोई गवर्नमेंट अंडरटेकिंग थोड़ी ना देख रहे हैं, सीधी सी बात है, मैं एक पर्सन हूं, मैंने आपका पैसा लिया है और उसका 65% कम से कम इन्वेस्ट कर दिया किसी कंपनी के
इक्विटी फंड के अंदर, तो वो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बन जाएंगे। यानी कि इसका मैक्सिमम पैसा किसी दूसरी कंपनी के इक्विटी शेयर्स में लगा हुआ है। ये होता है जी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। अच्छा जी, हाँ अब ये पढ़ते हैं जी, डीम डिविडेंड क्या होता है। डीम डिविडेंड होता है कुछ ये कि मैंने पैसा नहीं दिया, कुछ चीजें दे दी। क्या चीजें दे दी सर, पढ़ते हैं। अरे यार सर जी जनाब। सर तो म्यूचुअल फंड्स भी इक्वली रिस्की हो गए ना, जितना हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। एक बार फिर बोल यार। सर आपने बोला कि वो म्यूचुअल फंड से हमसे पैसा लेके इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं दूसरी कंपनियों के। इक्विटी में नहीं, अलग अलग जगह पे, और वो किसी हमारे पैसे, जैसे मान ले मैंने तेरे से 100 रुपए लिए और 100 रुपए में से कम 65 रुपीज मैंने किसी कंपनी के इक्विटी में डाल दिए और रिमेनिंग 10% प्रेफरेंस में डाला, रिमेनिंग 5% मैंने डिबेंचर्स में डाला, और इस तरीके से। लेकिन ज्यादातर किसकी संख्या थी, इक्विटी की थी। तो ऐसे फंड को हम इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड कहते हैं। भाई म्यूचुअल फंड का मतलब क्या है, जहां पे अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट हुई हो। और इक्विटी ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि ज्यादातर पैसा इक्विटी में लगा हुआ है, 65%। हाँ जी बोलिए। हेलो हेलो, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? Yes, sir. यस सर। कुछ पूछना है किसी ने? कुछ पूछ रहा था कोई, उसके बाद में फिर बंद हो गया बीच में। चलें आगे चलें। यस सर। Yes, sir. हाँ जी, हाँ जी। तो डीम डिविडेंड क्या होता है भैया? डीम डिविडेंड ये होता है पैसा नहीं दिया, कुछ और दे दिया। अब कुछ और में क्या आता है? सर पिज्जा खिला दिया क्या? नहीं नहीं, वो नहीं, वो एक अलग मैटर है, वो प्यार मोहब्बत वाली बात है आपस में। देखो जी, क्या होता है डीम डिविडेंड? एक कंपनी ने अपने एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट बाय ए कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर रिजल्टिंग टू रियलाइज ऑफ कंपनीज एसेट। मतलब समझ में आया? मतलब ये कहता है कि आपके पास में कुछ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स थे, शर्त समझ में आ गई? एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स थे, वो आपने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। सर इसका मतलब तो पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया? नहीं नहीं, जिसके अंदर के आपके एसेट रिलीज हो गए। एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स थे, एक तरफ से बैलेंस शीट को जरा इमेजिन करो, ऊपर इमेजिन करो, वो बड़ा वाला गोला आना चाहिए। बैलेंस शीट को इमेजिन करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस हम कम करेंगे, दूसरी तरफ से बैंक भी कम करेंगे ना, यही होता है ना? Yes, sir. वो भाई साहब बैंक ना होकर के ना कंपनी के एसेट्स हैं। समझ में आया? अब वो गोला बंद कर दो, अब नीचे आ जाओ वापस। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं सर जिसके अंदर की कंपनी के एसेट्स रिलीज हो गए हों। अच्छा अच्छा ठीक है सर, अब समझ में आया। सब्जेक्ट टू कितना? एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, सब्जेक्ट टू एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स। अब यहाँ पे ना एक नोट दिया हुआ प्यारा सा पिंक कलर से, देखो क्या लिखा हुआ है। इन केस ऑफ इश्यू ऑफ बोनस शेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर, इसको अंडरलाइन करना क्योंकि आगे आने वाला समय के अंदर कुछ और, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कुछ और ऐसा ही वेरिएशन वाला दिखेगा, तो फिर परेशान हो जाओगे, फिर बोलोगे कि सर ये दोनों अलग अलग कैसे हैं। इसको अंडरलाइन करो, मार्कर लेके बैठा करो अपने साथ। बोनस किसको दिया है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया है। बोनस शेयर्स दिए हैं, बोनस नहीं दिया, बोनस शेयर दिए हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ऐसा क्यों है? सबसे पहले तो ये सीख लेते हैं, समझ लेते हैं ना अंदर से कि सर ऐसा है तो क्यों है। देखो मैं ये कहता हूं कि बोनस शेयर हम कहां से इशू कर रहे हैं? सर एक्युमुलेटेड प्रॉफिट से। एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स कैसे बने हैं? सर इक्विटी शेयर होल्डर्स ने अपना पेट काट काट करके एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स इकट्ठे किए थे। यानी कि इक्विटी शेयर का राइट था अनलिमिटेड, वो अपने घर लेके जा सकते थे। 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, प्रेफरेंस वालों को प्रेफरेंस दे दिया, डिविडेंड वालों को डिविडेंड दे दिया, इंटरेस्ट वालों को इंटरेस्ट दे दिया, सबको जो देना था रिटर्न दे दिया। अब जो बचा है वो इक्विटी शेयर होल्डर का है। लेकिन ना इक्विटी शेयर होल्डर कहता है नहीं नहीं यार, थोड़ा सा पैसा ना इन्वेस्ट कर देता हूं किसके अंदर? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, या जनरल रिजर्व बना देता हूं, एक्युमुलेटेड रिजर्व्स बना देता हूं, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स रखता हूं अपने पास में, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। तो सोच करके देखो ये किसने दिया था? ये इक्विटी ने दिया था। इस पैसे के ऊपर किसका अधिकार था? इक्विटी का अधिकार था। और उसी पैसे का हमने बोनस शेयर बना करके इक्विटी को ही दे दिया, इक्विटी शेयर होल्डर को ही दे दिया।
यानी कि क्या हो गया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मोरा, यही वाला फेस फिर से आ जाता है। तो हम क्या कहते हैं, कहता है अगर बोनस शेयर इशू किए गए हैं, किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर को नहीं, ठीक है जी, इक्विटी शेयर होल्डर को, और no assets are released since it is capitalization, then no assets are released since it is a capitalization of profit and thus not a deemed dividend। सर आगे की कहानी तो समझ में आई नहीं कि एसेट रिलीज नहीं हुए, एसेट कहां रिलीज हुए हमारे पास, बोनस शेयर के वे में दिया है ना हमने उसको, यानी कि पीएनएल का पैसा निकाल करके बोनस शेयर इशू कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, ना बैंक बढ़ा ना बैंक घटा। अच्छा सर, तो अब मैं क्या कहता हूं, अब मैं ये कहता हूं, इतनी सी बात ध्यान रखना, फर्स्ट पॉइंट के अंदर मेरे को एक बात समझ में आ चुकी है सर, कि अगर मैं अपने शेयर होल्डर को पैसा ना दे करके डिविडेंड के वे में एक्मुलेटेड प्रॉफिट्स का कुछ पार्ट दे दूं, जिसमें मेरे एसेट्स रिलीज हो गए, उसके पास एसेट्स चले गए, यानी कि उसको क्या कह दिया, ये टेबल है, ये चेयर है, ये तू ले जा, दूसरे वाले को कह दिया मशीनरी है, ये तू ले जा, ऐसा हो गया, तो सर ऐसी चीज डीम्ड डिविडेंड है। यानी कि चाहे तुम पैसा दो, चाहे तुम कंपनी के एसेट्स दो, हम मतलब तुमने कैश में ना देकर के काइंड में दे दिया, तो हमने तुम्हें फंसा करके खड़ा कर दिया कि तुमने डीम्ड डिविडेंड दिया है, यानी कि माना गया कि तुमने डिविडेंड दिया है। डीम्ड वर्ड का मतलब क्या, माना गया, यानी कि मान लूंगा कि तुमने, कंपनी तुमने डिविडेंड दिया है, ये डीम्ड डिविडेंड की डेफिनेशन में आ जाएगी। ठीक है सर, इसकी एक एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है सर, सर एक्सेप्शन ये है कि अगर इक्विटी शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस को नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर को हमने बोनस शेयर इशू कर दिए जिसके अंदर की हमारे एसेट रिलीज नहीं हो रहे थे, तो ऐसा डिविडेंड डीम्ड डिविडेंड नहीं है। ओके डन सर। फर्स्ट आओ जी, इसको जरा एक बारी नीचे देखते हैं, यहां पे लिखा है एक एग्जांपल, और मैं चाहूंगा ये आप भी जरा इसको नोट करें, आप भी जरा इसको नोट करें ध्यान से। हमारे एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स पता है कितने थे, 9 लाख थे, हमारी कंपनी के पास में 9 लाख रुपए के एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स पड़े हुए थे, जिसके अंदर की एक्सक्लूड, आंखें खोल करके देख लेना, एक्सक्लूड लिखा हुआ है, जिसके अंदर की हमने एक्सक्लूड किया हुआ है बोनस शेयर ऑफ ₹6 लाख इशूड इन पास्ट, पहले इशू किया था हमने। अच्छा एक बात बताना, ये बोनस शेयर कहां से इशू किए होंगे, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। ये प्रॉफिट्स एक्यूमुलेटेड सर एक्युमुलेटेड प्रॉफिट से ही तो किए होंगे ना, तो इसका मतलब मेरे एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स कितने थे, 15 लाख थे, ये बात समझ में आती है? यस सर। ठीक है जी, तो मेरे एक्युमुलेटेड 15 लाख थे, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स 15 लाख थे, ठीक है जी, और मैंने इस पूरी प्रोसेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स कर दिया कितना, 15 लाख। कंप्यूट द टैक्सेबल डिविडेंड इफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट वाज, यानी कि फेयर मार्केट वैल्यू, एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन कितने का हुआ, 15 लाख का, लेकिन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी, केस 1 में 10 लाख, केस 2 में 14 लाख, केस 3 में 17 लाख। अच्छा शांति। अब देखो हम क्या कहते हैं जी, हमने अपना आंसर लिखा तमीज से, क्या लिखा, शेयर होल्डर आर लायबल टू पे टैक्स ऑन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट डिस्ट्रीब्यूशन की डेट पे अप टू एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, यानी कि कितना, जितना एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स है। हाँ जी, हमने केस 1 के अंदर कितना डिस्ट्रीब्यूट किया एसेट को, सर 10 लाख रुपए, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी सर, 10 लाख रुपए, ठीक है, तो 10 लाख रुपए टैक्सेबल हो गए। कंपेयर करना है ना, 10 लाख इज लेस देन 15 लाख, और 15 लाख कौन सा, ये वाला 15 लाख नहीं, ये ऊपर वाला 15 लाख, 9 लाख प्लस 6 लाख, तो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट से नीचे होने चाहिए एसेट्स, ठीक है ना। तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कितने किए, 15 लाख के एसेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 10 लाख थी, यानी कि एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ 10 लाख रुपए के एसेट्स का। तो मैक्सिमम हम डिविडेंड कितना मानेंगे सर, केस 1 में 10 लाख मानेंगे, ओके सर। केस 2 में सर 14 लाख मानेंगे, अभी भी ये एक्युमुलेटेड प्रॉफिट से कम है, लेकिन अगर इसकी फेयर मार्केट वैल्यू हुई 17 लाख रुपए, तो सर डिविडेंड कितना माना जाएगा, डिविडेंड उतना ही माना जाएगा जितना की मैक्सिमम एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स हमारे पास हैं, दैट इज 15 लाख, दैट इज 15 लाख। समझ में आई जी मेरी बात,
Yes, sir. Yes, sir. हाँ, एक सेकेंड ठहर लो। हाँ जी, अब देख लेते हैं सर, ए वाला तो समझ में आ गया हमारे को, बी को देख लेते हैं। लाइन पढ़ेंगे खुद ही समझ में आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स बाय कंपनी इन फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स या फिर डिबेंचर स्टॉक और बोनस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। समझ में आई बात? यहां पे हम क्या कह रहे हैं, हमने दिया क्या है, हमने दिया है सर बोनस डिविडेंड दिए हैं, बोनस स्टॉक दिया है किसी भी शेयर होल्डर को, एनी शेयर होल्डर, किसी भी शेयर होल्डर को, या फिर हमने बोनस शेयर दिए हैं किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। एक बारी फिर सुन लें, ध्यान से देख लें, ध्यान से पढ़ लें। हाँ सर, मैंने अगर बोनस डिबेंचर या बोनस डिबेंचर स्टॉक दे दिया, डिबेंचर बोनस शेयर्स नहीं दिए, बोनस डिबेंचर्स दिए, या फिर डिबेंचर्स दे दिए, ठीक है जी, डिबेंचर स्टॉक दे दिया किसको, किसी भी शेयर होल्डर को, चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस। दे क्या रहा हूं सर, डिबेंचर दे रहा हूं, बोनस डिबेंचर दे रहा हूं, यानी कि बोनस शेयर्स नहीं दे रहा हूं, बोनस डिबेंचर्स दे रहा हूं। तो ये क्या है जी, किसी को भी पर्सन को अगर मैं देता हूं तो इसको हम डीम डिविडेंड मान लेते हैं, ठीक है सर। बोनस शेयर दे दिए, इक्विटी को नहीं, नहीं, अभी ऊपर पड़ा था वो डीम डिविडेंड नहीं है। बोनस शेयर दे दिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उसके अधिकार में नहीं थे ना ये, हाँ, तो डीम डिविडेंड है। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है, नो डिविडेंड इफ गिवन टू, नो डिविडेंड, डिविडेंड नहीं है अगर गिवन टू इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि वो तो हमने ऊपर ही कवर कर लिया। अच्छा सर, तो इसको हम क्या बोलेंगे जी, इसको हम डीम डिविडेंड बोलेंगे अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 बी। अच्छा ठीक है सर, टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा सर, वही जो हमने पहले सीखा था, बोनस शेयर्स या फिर डिवेंचर जो हमने दिए हैं, ठीक है जी, और फेयर मार्केट वैल्यू इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, जैसे हमने अभी किया था, फेयर मार्केट वैल्यू से कंपेयर करेंगे, ठीक है, ओके। अच्छा, नोट में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है रिलीज इन दिस क्लॉज रिलीज ऑफ एसेट इज नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है। तो पहले वाले में क्या था और दूसरे वाले में क्या है डिफरेंस, जल्दी 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 फटाफट से दिमाग में सोच लेते हैं, ऊपर दिमाग को खोलो, गोला बनाओ, क्या बोलना है सर। सबसे पहली चीज, अगर मैं पहले वाले पॉइंट में क्या कहते हैं, पहले वाले पॉइंट में कहते हैं सर, अगर आपने एसेट्स रिलीज कर दिए अप टू एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स तो ये क्या है, डीम डिविडेंड है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने बोनस शेयर इशू कर दिए इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो उसके हाथ में ये डीम डिविडेंड नहीं है। फर्स्ट वाला क्लियर, हमने उसका क्वेश्चन भी पढ़ लिया। सेकंड पॉइंट में क्या कहता है, सबसेक्शन 222 सबसेक्शन बी के अंदर क्या कहता है, कहता है सर अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया बाय वे ऑफ बोनस डिवेंचर या डिवेंचर स्टॉक, और किसको दे दिए, इक्विटी को दे दिए, प्रेफरेंस को दे दिए, किसी को भी दे दिए, डिवेंचर दे दिए, सर डीम डिविडेंड है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने बोनस शेयर दिए, ये तो डिवेंचर की बात थी ना, अगर आपने बोनस शेयर दिए, किसको दिए सर, इक्विटी को, बोनस शेयर दिए इक्विटी को, नहीं है सर, नहीं है, डीम डिविडेंड नहीं है। किसको दे दिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे दिए, हाँ सर, हाँ डीम डिविडेंड है। अच्छा अगेन, अब हमने ये तो पता कर लिया कि भाई डिविडेंड क्या है, डीम डिविडेंड क्या है और किसके हाथ में। अब ये पता कर लो जी टैक्सेबिलिटी क्या है, तो सर वही है जो हमने दिया है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू सामने वाले के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी अंडर IFOS। नीचे लिखा हुआ एक एग्जांपल पढ़ सकते हो। अच्छा, ये वाला एग्जांपल नोट कर लिया था, ये जो मैंने बाद में कर लिया। Yes, sir. हाँ जरूरी है। चलो जी आगे चलते हैं। सर हाँ जी सर, जो ये डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम बोनस शेयर्स इशू करते हैं, हाँ जी, सर वो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? क्या सर, क्या सर वो भी जो हम जो उनको डिबेंचर्स को और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को शेयर्स देते हैं, बोनस शेयर्स, हाँ जी, हाँ जी,
सर वो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से ही बना के देते हैं हम। बोनस शेयर तो ठीक है, बोनस शेयर्स तो ठीक है, वो तो हम कर सकते हैं एक्युमुलेटेड प्रॉफिट से। डिवेंचर की थोड़ी सी अलग कहानी, कहानी सुनाने बैठूंगा काफी देर लग जाएगी। समझ में आई? यस सर। कहने का मतलब ये है यार कहने का मतलब ये है कि ऑडिट का पूरा एक पैरा अच्छा सा आ जाएगा हमारे पास, फिर लगेगा कि सर कंपनी लॉ पढ़ाने लग गए हैं जिसके अंदर ऑडिट के प्रोविजन भी आ गए हैं। तो इस बात को जो तूने पूछी है, तेरा क्वेश्चन वैलिड है, लेकिन यही दबा दे, शॉर्टेज ऑफ टाइम है, बहुत बड़ी कहानी है इसके पीछे। जैसे हमारा वो होता है ना कि कितना पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं इशू ऑफ शेयर के अंदर, प्रोपोर्शनेट होता है, वैसा ही कुछ सीन है यहाँ पे री इशू के टाइम पे जब हम करते हैं, वैसा ही कुछ सीन है यहाँ पे। अच्छा सुनो, आगे चलते हैं। देखो जी, हम क्या कह रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। समझ में आई बात? सिचुएशन क्या है? लिक्विडेशन, यानी कि हमारी कड़की चल रही थी। कड़की चल रही थी का मतलब क्या? हमारा लिक्विडेशन हो रहा था, हम खत्म ही हो रहे थे। एक सेकेंड होल्ड करना बच्चों। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, तो टाइम कौन सा है इसका? सर टाइम है सर लिक्विडेशन का, लिक्विडेशन का टाइम है, तब की बात कर रहे हैं। बोलता है अगर किसी पर्सन ने, किसी कंपनी ने, सॉरी पर्सन मुंह से निकल गया, वैसे कंपनी में एक पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन। अगर किसी भी कंपनी ने लिक्विडेशन के टाइम पे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स किया है, देखो इसको पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंपनी ऑन लिक्विडेशन शैल बी डीम्ड एज डिविडेंड टू द एक्सटेंड ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, चाहे वो कैपिटलाइज हो या ना। ठीक है जी, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स का अगर डिस्ट्रीब्यूशन किया है लिक्विडेशन के टाइम पे, तो, और यहां पे एक चीज लिखी है, इमीडिएटली बिफोर लिक्विडेशन, यानी कि लिक्विडेशन के टाइम पे ही, मान लो आप लिक्विडेशन के टाइम पे मैंने आपको क्या दिए हैं, मैंने आपको एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स का कुछ पार्ट दिया है, तो उसको हम डीम डिविडेंड मान लेंगे। क्यों ऐसा? देखो सिंपल सी बात है यार, वैसे तो तुम लिक्विडेट हो रहे हो, खत्म हो रहे हो, ठीक है जी, और खत्म होने की वजह कंपनी की क्या होती है सबको पता है, और वैसे तुम अपना क्या नाम है एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो इमीडिएटली बिफोर। तो अगर तुम्हारे पास में एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स ही थे तो इसका मतलब लिक्विडेशन की कोई और वजह ही रही हो। खैर वो उनका पर्सनल मैटर है कंपनी का, उसमें हमारे को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हमारा प्रोविजन सिर्फ इतना सा कहता है, अगर आपने लिक्विडेशन से पहले अपने शेयर होल्डर्स को किसी भी तरीके का कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है एक्युमुलेटेड प्रॉफिट से, तो ये उसका डीम्ड डिविडेंड है। यहां पे एक चीज और नोट कर लेना, नीचे वैसे नोट में लिखा हुआ है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन मेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर लिक्विडेशन। ऊपर क्या था नोट के अंदर? सर बिफोर लिक्विडेशन, यहां पे क्या था? बिफोर लिक्विडेशन। अगर लिक्विडेशन के बाद आप दे रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो प्रॉफिट्स का, तो सर ये रीपेमेंट ऑफ कैपिटल है या फिर रीपेमेंट ऑफ लोन है। बात समझ में आई? तो फिर इसके ऊपर हम डीम डिविडेंड, इसको हम डिविडेंड नहीं मानेंगे। सोच करके देखो, ध्यान से सोचना, मेरी बात ध्यान से सोचना। लिक्विडेशन से पहले ही हमें ये सब कुछ चेक करना होगा ना, किस फलाने बंदे को कितना दिया, फलाने को कितना दिया, तो उसको हम क्या मान लेंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको क्या मान लेगी, उसको मान लेगी डीम डिविडेंड, यानी कि इस बंदे को प्रॉफिट्स के पार्ट दिए जा रहे थे पहले। लिक्विडेशन हो गया, कंपनी खत्म हो गई, उसके कुछ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स बचे हुए हैं डायरेक्टर्स ने। अब एक बात सोच करके बताओ, जिसका पैसा देना था वो लिक्विडेशन से पहले ही देना होगा ना, लिक्विडेशन के बाद देना है तो वो कौन लोग होंगे? वो तो वही लोग होंगे जो बेचारे घर के होंगे, या फिर वो लोग होंगे जिन्होंने, डायरेक्टर्स ने कंपनी को लोन्स प्रोवाइड कर रखे होंगे। तो कहेंगे जी जिनका देना था उनका दे दिया, क्योंकि बाहर वाले जितने भी लोग होते हैं ना, वो लिक्विडेशन से पहले ही आ जाते हैं, कहते हैं भाई अगर लिक्विडेशन हो रहा तो उससे पहले हमारा पैसा दो। और अगर किसी का एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स बनता था तो वो क्या नाम है, अगर किसी का डिविडेंड बनता था तो वो अपना एक्युमुलेटेड
प्रॉफिट्स में से शेयर्स लेकर के जाएगा लिक्विडेशन से पहले, लेकिन लिक्विडेशन के बाद तक भी अगर कुछ बचा हुआ है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, यानी कि जितना इसने पैसा बंदे ने इन्वेस्ट किया था कंपनी के अंदर, ठीक है, या फिर रीपेमेंट ऑफ लोन होगा अगर किसी पर्सन ने हमारे को लोन दे रखा है, एज ए डायरेक्टर दे रखा हो चाहे, अगर लोन दे रखा है तो उनको हम अगर पैसा दे रहे हैं, बाद में किसी को पैसा दे रहे हैं, डीम डिविडेंड नहीं है, बस बात खत्म। ठीक है जी, इस पॉइंट के अंदर Yes, कोई sir. बात समझ में ना आई हो? आ गई आ सर। गया सर समझ। गया सर। ठीक है ठीक है। मुझे कभी कभी ना तुम जब बताते हो ना हाँ सर आ गया समझ, ऐसी टोन में बोलते हो, तो पता क्या लगता है कि तुम मन से कह रहे हो यार हमें तो पहले ही समझ में आ गया था, आप तो खामखा में इतना जोर लगा रहे थे, मतलब ऐसी सी टोन होती है तुम्हारी। अच्छा देखो अगला, देखो ध्यान से सुनना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ा है? जल्दी बता दो फटाफट से, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ा है? नहीं सर अभी तक नहीं नहीं पढ़ा अभी है। नहीं पढ़ा No, सर, sir. अभी नहीं पढ़ा हमने, ग्रेजुएशन के अंदर भी नहीं पढ़ा। अच्छा कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की सिचुएशन बता रहा हूं, क्योंकि अगर सिचुएशन हमारे दिमाग में नहीं होगी ना, अगर हमारे दिमाग में ये नहीं गोला ऊपर नहीं आ जाता कि अच्छा सर ने लिक्विडेशन बोला, अच्छा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बोला, तो हमारे को वो सिचुएशन इमेजिन नहीं होती। सिचुएशन इमेजिन नहीं होती तो ये चीजें याद करनी पड़ती है, ग्रैब करनी पड़ती है, और अगर सिचुएशन आ जाए ना कि हो क्या रहा है, ऊपर पिक्चराइजेशन आ जाए तो बेस्ट हो जाता है। चलो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में बताता हूं। पहले रिडक्शन वहीं पे होती है, रिडक्शन ऑफ कैपिटल वहीं होती है। देखो मैं बताता हूं किस तरीके से। कंपनी के जो एसेट्स थे ना वो ओवर वैल्यूड थे, ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन तो आई एम डैम श्योर ये तो पता होगा तुम्हारे को। Yes, sir. ओवर Yes, वैल्यूड sir. थे, यानी कि 5 लाख रुपए की मशीनरी ना 7 लाख की दिखाई दे रही है, लैंड की 50 लाख की वैल्यू है 70 लाख की दिखाई दे रही है, ऐसे है, ओवर वैल्यूएशन है। इससे पता क्या होता है, इससे ये होता है कि जो हमारे शेयर होल्डर होते हैं ना उनकी प्रत्याशा बढ़ जाती है। प्रत्याशा बढ़ जाती है क्या होता है सर, उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, वो एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि यार इनके पास तो इतने के प्रॉफिट्स, इनके पास तो इतने के एसेट्स हैं, तो जाहिर सी बात है इनके पास इतने एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स भी होंगे, और ये हमारे को रिजर्व्स में से, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स में से हिस्सा तो बहुत थोड़ा सा देते हैं। ठीक वैसे ही है ये, जैसे मान लो पापा रोज ला करके गड्डियां की गड्डियां तुम्हारे सामने रख रहे हैं, मम्मी जेवर पहन करके घूम रही है, और तुम कहते हो पापा 500 रुपए देना, मेरे को जरा कुछ काम है, सिर्फ 500 रुपए, और पापा मम्मी धमका देते हैं तुम्हारे को, चल पैसे नहीं है हमारे पास, कितने गरीब लोग हैं। तो अंदर से मन में आता ना यार वैसे तो गड्डियां की गड्डियां अंदर जा रही हैं और हमें पैसे दे नहीं रहे। तो ऐसी सिचुएशन है। अब सिचुएशन पता है क्या है, वो नोटों की गड्डियां नकली थी, कहने का मतलब ओवर वैल्यूएशन था एसेट्स का। तो अब पता है क्या किया जाता है, अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की प्रोसेस शुरू होती है, यानी कि हम करते हैं, हम हाथ जोड़ते हैं अपने मेंबर्स के आगे। हमारे मेंबर्स कौन है पहले ये सुन लो, इक्विटी, प्रेफरेंस, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, सारी लाइबिलिटीज, उनके आगे हाथ जोड़ते हैं। हम कहते हैं सर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना ये सच्चाई नहीं है, यानी कि मम्मी पापा तुम्हारे को क्या कह रहे हैं, बेटे जो गड्डियां दिखाई दे रही है सब नकली है, असल में हम गरीब है, ठीक है, ऐसा कह रहे हैं। मैं तुम्हारे घर की बात नहीं कर रहा हूं भैया, कभी तुम अपने पे ले जाओ, ठीक है। तो ना अब रीवैल्यूएशन किया जाता है। अब रीवैल्यूएशन होगा तो इमेजिन करो बैलेंस शीट होती है हमारे पास, एसेट कम हुए तो भैया लाइबिलिटी भी कम होनी चाहिए ना, वरना तो क्या नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगी ही नहीं। तो होता पता है क्या है, एक रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाया जाता है, और उस रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के अंदर बोला जाता है क्रेडिटर साहब, क्रेडिटर को बोला जाता है सबसे पहले, मतलब सबसे पहले नहीं बोला जाता, कहने का मतलब ये हम बोल रहे हैं, हम कहते हैं क्या, क्रेडिटर साहब आपको मैंने 10 लाख रुपए देने हैं, अगर आप इस 10 लाख की लाइबिलिटी को 2 लाख 8 लाख तक रिड्यूस कर दें तो मैं आपको एश्योरेंस देता हूं अगले 10 साल तक आपसे ही रॉ मटेरियल परचेज करूंगा। क्रेडिटर कहता है ठीक है यार 10 सालों में तो पता नहीं कितने 2 लाख कमा लूंगा इससे, 10 सालों में तो पता नहीं कितने 2 लाख कमा लूंगा इससे, ठीक है जी। वो कहता ठीक है मैंने वेव ऑफ कर दिए 2 लाख रुपए, हम शांत हो गए, हमारी लाइबिलिटी कम हो गई, हमारी लाइबिलिटी कम हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं, अपने एसेट्स को 2 लाख रुपए से राइट ऑफ कर सकते हैं ना। वो गोला आ रहा है सिर के ऊपर, जल्दी बताओ, बैलेंस Yes, शीट वाला। Sir. तो अब क्या कर सकते हैं हम, देखो बेटा मैं सब चीजें अगर यहाँ पे पेपर पे लिखवाने लगूंगा ना तो मैं अकाउंट्स पढ़ाने लग जाऊंगा, फिर मैं टैक्स का टीचर नहीं रहूंगा, तो मैं सब कुछ सिर्फ आपको इमेजिन करवा रहा हूँ। तो अब मैंने क्या किया, क्रेडिटर से जो अमाउंट वेव ऑफ करवाया उसको मैंने बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी को राइट ऑफ कर दिया, प्लांट एंड मशीनरी सही वैल्यू पे आ गई, बात खत्म, अच्छा हो गया। ऐसे ही मैं शेयर होल्डर के पास पहुंचा। अब मेरा सेक्शन शुरू होगा, ध्यान से सुनना।
अब मैं पहुंचा जी अपने शेयर होल्डर के पास में, और शेयर होल्डर को मैंने पता है क्या कहा, मैंने कहा शेयर होल्डर भाई साहब बात सुनो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भाई साहब एक बात सुनो, एक काम करो, आपने जो पेड अप कैपिटल 10 लाख रुपए दे रखी है, इस 10 लाख रुपए को 6 लाख पे ले आऊं क्या? तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहता ये क्या बात हुई, 8-10 रुपए वाला शेयर आप 6 रुपए पे लेकर के आ रहे हो, यानी कि 4 रुपए आप मेरे से फिर से मांगोगे? मैंने कहा नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये आप 10 रुपए पूरे दे चुके हो, पेड अप पूरा का पूरा है, लेकिन मैं आपका 4 रुपए वेव ऑफ कर दूंगा, और 4 रुपए वेव ऑफ करके जब मैं आपको पे करूंगा ना, जब रिडीम करूंगा ये शेयर्स, या फिर इक्विटी के केस में बाय बैक करूंगा, तो मैं आपको 10 की जगह 6 ही रुपया दूंगा, 4 रुपए नहीं दूंगा। ऐसा मैं अपनी लाइबिलिटी साइड पे दिखाना चाहता हूं कि 10 वाला सामान 6 का हो गया, लाइबिलिटी रिड्यूस करूंगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहता अच्छा तुम ज्यादा शाणे हो, ऐसा थोड़ी हो सकता है, मैं देते समय तो तुम्हें 10 रुपए दूं और लेते समय 6 रुपए दूं, ये तो सही नहीं है। तो हमने ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक बात बोली, बात सुन, तेरा डिविडेंड कितना आता है? बोलता है मेरा डिविडेंड आता है 4%, हम इसको 14% कर दें तो? प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहता सही है यार, बढ़िया है, अभी तो मैंने इनके साथ में, कंपनी के साथ में काफी लंबे समय तक रहना है, 4 का 14% हो जाएगा, यानी कि किसी किसी को ना कुछ कुछ लालच देना पड़ता है। क्रेडिटर को क्या लालच दिया था, अगले 10 साल के लिए तेरे को कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या कह रहे हैं, तेरा डिविडेंड बढ़ा देता हूँ। इक्विटी वाले तो बेचारे होते ही घर के हैं, उनसे तो कुछ कहने की, वही तो सारा अरेंजमेंट कर रहे होते हैं। तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं हमने ना लाइबिलिटीज को रिड्यूस कर दिया, तो एसेट्स को राइट ऑफ कर दिया, ये होती है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब चलते हैं जी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर ऐसे समय में, सिचुएशन देख रहे हो कितना गंदा समय है कंपनी का, ऐसे समय पे वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, कब? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के टाइम पे बाय कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, यानी कि कुछ दे रही है, ठीक है। अब इस चीज को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय any distribution by company on reduction of its share capital to the extent of accumulated capital, accumulated profits is a deemed dividend। बात समझ में आई? बात समझ में आई? कहने का क्या मतलब है, जैसे हमारे पास फर्स्ट पॉइंट के अंदर था ना, सब्जेक्ट टू accumulated profits, वही है यहाँ पे भी, कि जितने हमारे पास में accumulated profits हैं, उस सीमा तक यदि हम कुछ दे रहे हैं अपने शेयर होल्डर को, किस टाइम पे? रिडक्शन ऑफ कैपिटल के टाइम पे। रिडक्शन ऑफ कैपिटल लिखते ही तुम्हारे दिमाग में गोला बच जाएगा, क्या? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, कि एसेट्स और लाइबिलिटीज राइट ऑफ की जा रही है, कंपनी की एग्जैक्ट पोजीशन पे उस कंपनी को लेकर के आया जाता है। एक और बात बता दूं, ऐसा जब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो जाता है ना, यानी कि बीमार कंपनी को दोबारा से खड़ा किया जाता है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इसी को कहते हैं। एक तो होता है जी मर्जर, एक होता है परचेज, यानी कि हम बाहर से आकर के हमें कोई जिंदा करते हैं। एक होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, हम खुद को ही जिंदा कर रहे हैं, अपने को ही ठीक कर रहे हैं। तो एक कोर्ट ने एक बात बोली हुई है, क्या? अपने सिर पे मतलब बैलेंस शीट के सिर पे आप एक वर्ड यूज करोगे, एंड रिड्यूस, और जैसे ये एंड रिड्यूस वर्ड यूज करोगे ना, कोई भी नया इन्वेस्टर आकर के पहले ही देख लेगा कि अच्छा ये बीमार कंपनी थी और अभी अभी दोबारा जिंदा हुई है, तो ये एंड रिड्यूस लगाना चाहता है, लगाना पड़ता है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ। ठीक है जी, ओके। Yes, sir. चलो, पता है कंपनी लॉ पढ़ा करो, और कंपनी लॉ के अंदर पढ़ोगे ना, कंपनी लॉ पढ़ोगे ना, कंपनी अकाउंट अपने आप आधा समझ में आ जाएगा। और कंपनी लॉ पढ़ोगे तो टैक्स के अंदर भी, अब जैसे मेरे को पूरी कहानी सुनानी पड़ी ना, सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो अच्छे से पढ़ा करो। लॉ बहुत बढ़िया चीज होती है, चाहे कहीं पे भी हो, और एक लॉ पढ़ोगे उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट दूसरे के अंदर भी मिले। अच्छा, हमने तो सर डिसीजन ले लिया था जब हम सीए फाइनल के अंदर थे, हमने सीएस ज्वाइन कर लिया था क्योंकि लॉ बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अच्छा जी, देखो ध्यान से सुनना। अब ये 2 सबसेक्शन 22E ये पढ़ाने जा रहा हूं मैं तुम्हारे। ओके, क्या बोलता है ये? कहता है जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स बाय वे ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। समझ में आई? हम डायरेक्टली नहीं दे रहे, हम डायरेक्टली नहीं दे रहे पैसा। हम पैसा किस तरीके से दे रहे हैं? लोन्स एंड एडवांसेस। जिसको पर्सन को हमने देना है उसको हम लोन्स एंड एडवांसेस से दे रहे हैं।
तो इसको हम क्या मान लेंगे सर? इसको हम डीम डिविडेंड मान लेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 22E में। आ जाओ जी देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, पॉइंट टू पॉइंट। कहता है एनी पेमेंट बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी, अंडरलाइन द वर्ड विद योर मार्कर। क्लोजली हेल्ड कंपनी की बात कर रहा हूं मैं। क्लोजली हेल्ड कंपनी जो है वो पेमेंट कर रही है बाय वे ऑफ एडवांस या फिर लोन से, ठीक है जी। शेयर होल्डर को, नंबर 1 किसको? शेयर होल्डर को। ध्यान से सुन लेना, यही चीज मिलती जुलती है ना चैप्टर क्लबिंग ऑफ इनकम के अंदर भी तुम्हारे को दिखाई देगा, अंदर से फील आएगी सेम यही चीजों का। देखो ध्यान से समझाता हूं। उसने क्या दिया नंबर 1 में? उसने क्या दिया जी? शेयर होल्डर को दे दिया। ये लोन्स एंड एडवांस उसने किसको दे दिए? बाय वे ऑफ लोन्स एंड एडवांस किसको दे दिए? शेयर होल्डर को दे दिए। जो बेनिफिशियरी है 10% ऑफ इक्विटी शेयर का इन द कंपनी। समझ में आया? इसके पास में 10% का वोटिंग पावर है, इक्विटी राइट है। ऐसे बंदे को अगर मैं क्या दे दूंगा? लोन्स या एडवांस दे दूंगा, ठीक है जी, लोन्स एंड एडवांस दे दूंगा, तो उसको हम क्या मान लेंगे? उसको हम मान लेंगे सर कि उसको हमने डीम डिविडेंड दिया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 22E के अंदर। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एनी पर्सन, उसको नहीं दिया, आपकी बारी, डायरेक्टली नहीं दे रहा। सिद्धांत मेरी कंपनी में 10% की होल्डिंग पावर रखता था, मैं इसको लोन्स एंड एडवांस देता था, इसको पकड़ लिया जाता था इनकम टैक्स के द्वारा डीम डिविडेंड के अंदर, ठीक है जी। अब सिद्धांत मुझे पता है क्या कहता है? कहता है टेंशन मत लो सर, आप टेंशन मत लो, आप मुझे मत दो, आप क्या करो, किसी पर्सन को दे दो। मैं इस बंदे को पकड़ के लाया और ये मेरा ट्रस्टवर्दी पर्सन है, आप ना इसको दे दो, ये अपने आप मुझे दे देगा। तो अगले पॉइंट में क्या लिखा हुआ? एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ सच शेयर होल्डर फॉर बेनिफिट ऑफ सच शेयर होल्डर। मतलब समझे, सिद्धांत मेरा शेयर होल्डर था, ठीक है जी, मैंने उसको ना देकर के अब उसके किसी पर्सन को दे दिया जो कि आगे उसको दोबारा दे दे। हमने उसको भी पकड़ लिया, हमने कहा इसके ये भी डीम डिविडेंड है। किसके हाथ में डीम डिविडेंड है? वो पर्सन जिसको पकड़ के लेकर के आया, नहीं, सिद्धांत के हाथ में। अच्छा, फिर सिद्धांत बेचारा परेशान हो गया। अब तीसरा पॉइंट है, अब कहता है एनी कंसर्न इन विच सच शेयर होल्डर हैज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, यानी कि 20% की वोटिंग पावर है। सिद्धांत कहता है टेंशन मत लो, आप मेरे को देते हो, इनकम टैक्स वाले पकड़ लेते हैं डीम डिविडेंड के नाम पे। मैं किसी बंदे को पकड़ के लाया था तब भी इनकम टैक्स लग गया। एक काम करो, आप ना उस कंसर्न को दे दो, उस ऑर्गेनाइजेशन को। किस कंसर्न को दे दो? जिसमें सिद्धांत, यानी कि मेरा वो 10% का वोटिंग पावर रखने वाला बंदा सिद्धांत जो है वो वोटिंग पावर रखता है उस ऑर्गेनाइजेशन में। कितने की? 20% की। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? 20% की वोटिंग पावर। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है सर? 20% की वोटिंग पावर। तो सिद्धांत ने बोला मेरे को देते हो, पकड़ लेते हैं, डीम डिविडेंड लग जाता है। पर्सन को देते हो, पकड़ लेते हैं। एक काम करो, तुम उस ऑर्गेनाइजेशन को दे दो, वो मेरे को दे देगी अपने आप, क्योंकि उसके ऊपर मेरा होल्डिंग है ना, 20% का वोटिंग पावर है, तो मैं जो कहूंगा वो करेगी। फिर पकड़ लिया। कहते ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर दे दिया तो भी बाबूजी क्या हो जाएगा? आपके हाथ में ये डीम डिविडेंड मान ले जाएगा। किसके हाथ में? ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में नहीं सर, सिद्धांत के हाथ में। अच्छा, फोर्थ पॉइंट, एनी कंसर्न इन विच सच शेयर होल्डर इज अ मेंबर और पार्टनर। अब कहता है एक काम करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन भी खराब हो गई। सिद्धांत कहता है सर एक काम करो, आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को दे दो। और वो ऑर्गेनाइजेशन क्या थी? उसमें सिद्धांत पार्टनर था या मेंबर था। पार्टनरशिप फॉर्म होगी तो नाम क्या बोल देंगे? सिद्धांत को पार्टनर। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स होगी तो वहां पे मेंबर बोल दूंगा, या फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशन होगी अदर देन पार्टनरशिप तो उसको मैं मेंबर बोल दूंगा। तो सिद्धांत क्या है? मेंबर है या पार्टनर है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वहां उसकी चलती है, तो वहां से वो अपने आप निकलवा लेगा। हमने उसको भी पकड़ लिया। समझ में आई बात? चारों Yes, पॉइंट के अंदर, Yes, sir. चारों पॉइंट के अंदर भाई सबसे पहले मैं कौन हूं? मैं एक क्लोजली हेल्ड कंपनी हूं। लेने वाला कौन है सर?
वो लेने वाला पर्सन 10% का वोटिंग पावर मेरे पास इक्विटी राइट रखने वाला बंदा है, उसको देता हूं तो डीम डिविडेंड है, उसके किसी कंसर्न पर्सन को देता हूं तो डिविडेंड है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसमें वो 10% का 20% का वोटिंग पावर रखता है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को देता हूं तब डीम डिविडेंड है। किसी ऑर्गेनाइजेशन को देता हूं जिसमें वो बंदा मेंबर या पार्टनर है तो भी डीम डिविडेंड है। किसके हाथ में? उस पर्सन के हाथ में। डन सर, डन, समझ में आ गया। ये एग्जांपल देखना जी, थोड़ा सा बड़ा करते। डीम डिविडेंड बहुत इंपॉर्टेंट है जी, आपसे पूछ लेंगे। अच्छा, एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, आओ देखो जी, पढ़ें। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इज अ क्लोजली हेल्ड कंपनी, हैज जनरल रिजर्व ऑफ ₹7 लाख, ठीक है सर, एंड करंट प्रॉफिट्स आर ₹2 लाख, ठीक है जी। द कंपनी हैज गिवन ए लोन ऑफ ₹3 लाख to one of such shareholder, Mr. X को। In this case, it will be considered to be dividend in the hands of Mr. X, ठीक है जी। हम इसको क्या मानेंगे? मिस्टर एक्स के हाथ में डीम डिविडेंड मानेंगे। ओके, हाउएवर इफ द लोन इज गिवन बाय कंपनी, लोन दिया गया कंपनी के द्वारा, लोन्स एंड एडवांसेस के नाम पे दिया गया है, कितना? 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, तो ये डीम डिविडेंड माना जाएगा। कितने रुपए के नाम से? सिर्फ 9 लाख रुपए के नाम से, सिर्फ 9 लाख रुपए के नाम से। कौन से 9 लाख रुपए? 7 लाख जो जनरल रिजर्व में थे और 2 लाख जो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स थे, जो करंट ईयर प्रॉफिट थे। देखो जी, आपने एक चीज बार बार इस सेक्शन के अंदर पढ़ी है ना, जब से डिविडेंड शुरू हुआ है, कैपिटलाइज और नॉट, कैपिटलाइज और नॉट। कैपिटलाइज कौन से हैं? जो पहले के जुड़े हुए हैं, जनरल रिजर्व में आ जाते हैं वो, या फिर P&L अकाउंट के बैलेंस में आ जाते हैं। और करंट ईयर के प्रॉफिट्स वो अभी तक कैपिटलाइज नहीं है, वो करंट ईयर में ही थे, ठीक है। तो इन दोनों का अमाउंट मिला करके अगर लोन दे दिया जाता एक्स को, कितना? 10 लाख रुपए का, तो 9 लाख रुपए तक, 9 लाख रुपए तक डिविडेंड होता, ठीक है जी, डीम डिविडेंड होता। 1 लाख क्या होता वो मुझे नहीं पता, उसको हम लोन्स एंड एडवांसेस ही मानते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अगर 3 लाख दिया है तो 3 लाख कम है ना एक्युमुलेटेड प्रॉफिट से, दोनों देख लो, 7 लाख और 2 लाख, 9 लाख से कम होता है जी 3 लाख, तो 9 लाख तक ये डीम डिविडेंड है। उसके बाद वो लोन्स एंड एडवांसेस के नाम से उसको जान सकते हैं। ओके सर, अब आ जाओ जी एक एक्सेप्शन के ऊपर। कुछ अच्छे लोग जो सच में लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड कर रहे थे, वो बेचारे रगड़े गए इस सेक्शन के चलते। कहते यार सही है, तुमने तो सही सेक्शन बना दिया, सेक्शन 2 सबसेक्शन 22E, हम अपने मेंबर को लोन ही नहीं दे सकते, एडवांस ही नहीं दे सकते, ये क्या बात हुई? डीम डिविडेंड के अंदर फंसा देते हो तुम। एक्सेप्शन बना दी उनके लिए। क्या बोला? कहता है जी देखो, जिसका काम ही ये है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का काम ही यही है कि वो लोन्स एंड एडवांसेस देती है, जैसे बैंक्स हो गए अपने मेंबर्स को, अच्छा बैंक ना छोड़ो, वो मान लो अपना मदर डेयरी, वो अपने मेंबर्स को क्या देती है? लोन्स एंड एडवांसेस देती है ना। मैं मदर डेयरी हूं, ठीक है जी, मैंने क्या बोला? मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूं मदर डेयरी, आप सब लोग मेरे को मिल्क प्रोवाइड करते हो, आप मेरे मेंबर्स हो। अब मैंने आपको गाय भैंसे खरीदने के लिए लोन्स प्रोवाइड कर दिए, क्या हो गया फिर? मेरा मेन काम क्या था? मेरा मेन काम क्या था? मान लो मैंने अपने क्लॉज के अंदर ये डाला हुआ है, ये मत बोलना कि सर मदर डेयरी का मेन काम यही था कि वो मिल्क प्रोडक्ट्स बनाती है। मान लो मैंने अपने क्लॉज के अंदर डाला हुआ है कि ये भी मेरा एक काम है, ये भी मेरा बिजनेस है कि मैं अपने मेंबर्स को लोन भी प्रोवाइड करता हूं। मान लो ये मेरा काम है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, तभी आएगा ही। तो अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर ऐसी चीजें आती है तो सर फिर वो लोन्स एंड एडवांस ही मानेंगे उसको, उसको डिविडेंड ही मानेंगे, ठीक है जी। और ये सेट ऑफ डिविडेंड जो है वो हम बाद में देखेंगे, मतलब अभी यहाँ पे नहीं देख रहे, पढ़ना तो पढ़ लो, मेरे को पता पढ़े बिना तो तुम रहोगे। इन क्या नाम है, पेमेंट्स को हम डीम डिविडेंड नहीं कहते। किसको? पेमेंट ऑफ बायबैक ऑफ शेयर, यानी कि बायबैक, मैंने बोला था ना लिक्विडेशन के केस में कि अगर लिक्विडेशन होने के बाद किसी को पेमेंट कर दो, चाहे प्रेफरेंस वाला हो तो उसको रिडेम्पशन कहते हैं, इक्विटी वाला हो तो उसको बायबैक कहते हैं।
तो लिक्विडेशन की बात नहीं, यहाँ पे सभी जर्नल की बात हो रही है, ठीक है। वहां पे मैंने बताया था। तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं अगर हम पेमेंट करते हैं बायबैक का ऑफ शेयर्स का, या फिर डिविडेंड डज नॉट इंक्लूड एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर अंडर द स्कीम ऑफ डीमर्जर। ध्यान से सुन लेना, डीम डिविडेंड के अंदर क्या आता है, लिक्विडेशन से पहले का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, लिक्विडेशन है, ठीक है जी। और क्या आता है सर, अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, यानी कि रिडक्शन इन कैपिटल आ रहा है, हो रहा है, तो उसके अंदर भी अगर एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स का कोई शेयर दिया गया तो उसको भी हम डीम डिविडेंड मानते हैं। लेकिन अलग अलग है सिचुएशन, ध्यान से सुन लेना। लिक्विडेशन का मतलब अलग होता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब अलग होता है, और डीमर्जर का मतलब अलग होता है। डीमर्जर का मतलब क्या होता है, मारुति और सुजुकी एक कंपनी थे, ठीक है जी, मारुति और सुजुकी एक कंपनी थे, अलग हो, सॉरी, हीरो और होंडा एक कंपनी थे, डीमर्ज हो गए, ठीक है जी, डीमर्ज हो गए, अलग अलग हो गए, हीरो अलग हो गया, होंडा अलग हो गया, डीमर्जर इसको कहते हैं, ठीक है। ऐसे टाइम पे जो दिया जाता है एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स का शेयर, उसको हम डीम डिविडेंड नहीं मानते। और तीसरा है ट्रेड एंड एडवांसेस, ये तो मैंने अभी आपको बता दिया, जिसका कि मेन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही ये हो। अच्छा, अब ना नीचे दिया हुआ है एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, ये मैं तुम्हारे ऊपर सौंप रहा हूं, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। वैसे ऐसी मेलोडी खाने की जरूरत भी नहीं है, पता क्यों, इसलिए ना क्योंकि ये पूछी नहीं जाती, इंपॉर्टेंट नहीं है। वहां पे लिखा हुआ होगा एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, ठीक है जी, कितना अमाउंट लिखा हुआ होगा, या फिर ऐसे लिखा हुआ होगा जनरल रिजर्व ये, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस ये, दोनों ही फ्री रिजर्व से हमें मालूम है सर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, ठीक है जी, क्योंकि ये एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स का पार्ट है। बोनस शेयर्स है, बोनस शेयर को इंक्लूड कर लो सर बीच में, क्योंकि बोनस शेयर भी कहां से होते हैं, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स से ही होते हैं, तो वो भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स का पार्ट हो गया। बाकी अगर पढ़ना चाहते हो, इच्छा है तुम्हारी, पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत, इंपॉर्टेंट नहीं है बस, और मैं टाइम इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहा। हाँ जी, नेक्स्ट देखना हमारे पास में क्या है, टैक्स ऑन डिविडेंड रिसीव फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या बोला था ना, हम बार बार इसका नाम ले रहे थे, हम बार बार इस सेक्शन का नाम ले रहे थे, याद है, 115 BBDA, 115 BBDA बार बार बोल रहा था, हाँ सर बोल रहा था, उसी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो जी इसका एलिजिबल पर्सन कौन है, एलिजिबल पर्सन कौन है, एनी रेजिडेंट पर्सन अदर देन दीज, और दीज में क्या होता है सर, डोमेस्टिक कंपनी, दूसरा और तीसरा पढ़ लो, ठीक है जी। अच्छा, इसकी एप्लीकेबिलिटी कहां पे है, अगर एग्रीगेट डिविडेंड जो रिसीव किया गया है फ्रॉम वन और मोर डोमेस्टिक कंपनीज, एक या एक से ज्यादा डोमेस्टिक कंपनी, इंडिया नहीं होनी चाहिए, इन द प्रीवियस ईयर इज मोर देन 10 लाख रुपीज, ये लिमिट ध्यान रखना, 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो तब एप्लीकेबल होगा ये। ओके सर, अब टैक्सेबल डिविडेंड कितना है सर, अभी तो आपने बताया कि 10 लाख से ज्यादा होना चाहिए तभी ये एप्लीकेबल होगा सेक्शन, तो क्या है जी, टैक्सेबल कितने पे होगा, अमाउंट ऑफ डिविडेंड इन एक्सेस ऑफ रुपीज 10 लाख, 10 लाख रुपए के ऊपर। रेट क्या रहेगा इसका सर, रेट 10% रहेगा, और क्या नाम है, सेकेंडरी सेस और हायर एजुकेशन सेस वगैरह, सेस जितने भी होंगे ना हमारे, वो इंक्लूड हो जाएंगे इसके ऊपर, 10 के ऊपर ये जो भी परसेंटेज बनती है सेस की वो इंक्लूड हो जाएगी। रेट ऑफ टैक्स 10% है वैसे, और डिडक्शन इसके ऊपर कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं है। तो ये था हमारे पास में क्या, सेक्शन 10 BD ओ BBD। सर डिडक्शन जो है वो एक्सेस वाले पे अलाउड नहीं है, फिर पूरे पे अलाउड नहीं होगी, क्या 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 सर जो डिडक्शन में इसमें मिल रही है पूरे पे अलाउड नहीं है, पूरे पे अलाउड नहीं है ना, हाँ ओके सर। अच्छा हो गया ये सर देखो, ये इसका प्रैक्टिकली थोड़ा सा दिया हुआ है, इसको आप कर लेना।
ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, इसको मैं वाइंड अप करता हूं। मेरी अब इसके बाद में नेक्स्ट क्लास भी है।